नमस्कार साथियों, मैं सुरेश द्विवेदी, रीवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से आप सभी का बलराम संदेश के 40वें वेबिनार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको जानकारी है, आज का हमारा प्रमुख विषय है नींबू की जैविक खेती और उसका प्रोसेसिंग। आप सबके सहयोग से आज बलराम संदेश अपना 40वां वेबिनार सफलतापूर्वक आयोजित करने जा रहा है। उसके लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबके सहयोग से ही ये अचीवमेंट हो पाया है। अब आगे का वेबिनार स्टार्ट करने के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर डीके प्यासी सर से अनुरोध करूंगा कि वो बलराम संदेश का परिचय दें और उसके बाद फिर हम वक्ता परिचय के बाद आज का वेबिनार स्टार्ट करेंगे। आदरणीय डॉक्टर डीके प्यासी सर। धन्यवाद श्रीमान। मैं डॉक्टर डीके प्यासी वैज्ञानिक हूं, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सागर में और अखिल भारतीय अलसी अनुसंधान परियोजना में पदस्थ हूं। शासकीय सेवा में आने के बाद ऐसा लगा कि हम कृषि के साथ जुड़े हुए हैं और हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा किसानों को नवीन उन्नत तकनीकी जानकारियों के साथ साथ उन किसानों से परिचय कराना जो कि अपनी विधा में पारंगत हो चुके हैं और अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने अपनी जो खेती की विधा है उस पे एक नया मुकाम स्थापित किया है। आज की इस कड़ी में बलराम संदेश जो है स्वयं को भाग्यशाली समझता है कि आज के हमारे जो बलराम संदेश के प्रमुख सदस्य एवं जो है उन्नतशील प्रगतिशील किसान हमारे श्री अभिषेक जैन जी जो भीलवाड़ा राजस्थान से हैं और आज नींबू की खेती में नींबू की जैविक खेती एवं विपणन प्रबंधन का जो उनका मॉडल है वो आज हम किसानों से साझा करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपको जैविक खेती के इस प्रमुख आयाम उद्यानिकी इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आप भी उसे आत्मसात करके अपनी खेती को बेहतर बनाएंगे। आज का समय है खेती में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को उपयोग, जिसमें कि विभिन्न पशुपालन के साथ साथ मतलब खेती, पशुपालन, उद्यानिकी इन सभी विधाओं को जो है एक साथ करने से जिससे किसानों की आय जो है समय समय पे मिलती रहे। बलराम संदेश जो है सोशल मीडिया पे बेस्ड एक समूह है किसानों का, जिसमें फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से हम समय समय पे किसानों को जो है उन्नत कृषि तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। चाहे वो जानकारी भारत सरकार के अंतर्गत आईसीआर द्वारा संचालित फसल विशेष के जो है अनुसंधान केंद्र हो या जो है राज्य के कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई नई जो है अनुसंधान की कोई विधा हो, प्रणाली हो, कोई जानकारी हो, नई प्रजातियां हो, इन सभी जानकारियों को हम जो है या कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, देश में लगभग 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हैं, तो उनके द्वारा निकाली गई कुछ नई विधाएं हों और हमारे एनजीओ प्रगतिशील किसानों के माध्यम से जो भी तकनीकी जानकारियां विकसित की जाती हैं और अपना के एक सफल किसान के रूप में स्वयं को स्थापित किया जाता है, उन सभी जानकारियों को आम जो है देश के, प्रदेश सहित देश के आम ऊर्जावान किसानों को साझा करने का यह एक प्रयास है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रयासों से आज बलराम संदेश की 40वीं वेबिनार है। विगत 3 महीनों के अंदर हम लोगों ने 40 से ज्यादा 40 वेबिनार का संपन्न हुई हैं और उससे किसानों को बड़े पैमाने पे लाभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस पूर्ण फसल नींबू, जिसकी आज के वर्तमान समय में जो है कोविड के परिप्रेक्ष्य में तो इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है और इसकी बाजार मांग जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। और हमारे बीच में है हमारे सफलतम किसान जो है श्री अभिषेक जैन जी हैं। तो मैं अभिषेक जैन जी के परिचय के लिए जो है शिव सर को सादर आमंत्रित करता हूं।
कि शिव सर जो है आज के हमारे मुख्य वक्ता श्री अभिषेक जैन जी, जो हमारे प्रगतिशील किसान भी हैं, उनका जो है परिचय दें। श्री शिव सर। आपकी आवाज नहीं आ रही शिव सर। अब ठीक आ रही है आवाज सर? हेलो जी हेलो। सर, अभी आ रही है। हाँ सर, सर बोलिए, स्टार्ट करिए। मैं शिव कुमार, टीम बलराम संदेश की ओर से आप सभी पार्टिसिपेंट्स का 40वीं वेबिनार में स्वागत करता हूं। जैसा आपको विदित है कि बलराम संदेश टीम सोशल मीडिया के माध्यम से वैज्ञानिक व विकसित किसानों के ज्ञान व अनुभवों का प्रसार करने के लिए जूम, वेबिनार और सोशल मीडिया के थ्रू आप तक पहुंचाते हैं। उसी कड़ी में आज हमारे बीच में राजस्थान के भीलवाड़ा जनपद के संग्रामगढ़ गांव के विकसित किसान व सफल किसान श्री अभिषेक जैन जी हैं। आज के वेबिनार का जो विषय है, आप जानते हैं कि नींबू की जैविक खेती और विपणन प्रबंधन। श्री अभिषेक जैन जी ने बैचलर इन कॉमर्स किया हुआ है और उनके पास देसी गाय के साथ 6 एकड़ जमीन है, जिसमें वो पूर्णतया नींबू की खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं। और बाकी जो फसल है, जैसे अमरूद है, सब्जियां हैं, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, मूंगफली, गेहूं, जौ, चना, सरसों, ये सब संतुलित करते हैं। मतलब इसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की पद्धति पर काम करते हैं। और इन्होंने बाकी जमीन में फर्टिलाइजर्स को और जो ऐसे जहरीले पेस्टिसाइड्स हैं उनको पूरी तरह बंद कर दिया है और धीरे धीरे उस बाकी जमीन को भी जैविक की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो जो इनका अनुभव है, इन्होंने अचार और जो नींबू से अचार बनाया है, और जो दूसरा एक और इनके पास है, उसका भी अचार बनाते हैं। तो वो जो पूरी टेक्निक है मार्केटिंग की, जैविक खेती की, आज इनके अनुभव से सीखेंगे। और मैं समझता हूँ कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज उनको बहुत लाभ होगा और वो आगे नींबू की खेती बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मैं श्री अभिषेक जैन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आएँ और हमको जो है अपने ज्ञान से, अनुभवों से अभिभूत करें। जी, आइए अभिषेक जैन सर। मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट को। जैसा कि शिव सर ने मेरे बारे में बताया था, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं अभिषेक जैन, संग्रामगढ़ मेरा गांव है, गांव में रहता हूँ। भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है मेरा, राजस्थान राज्य से बिलोंग करता हूँ। मैं 2007 से खेती किसानी कर रहा हूँ। जब मैंने खेती किसानी शुरू की थी, तब मैंने केमिकल फार्मिंग शुरू की थी। 2015-16 के लगभग से जो है, मैंने धीरे धीरे अपनी सारी फसल को केमिकल और रसायनों से मुक्त करना शुरू किया था। नींबू अभी मेरा पूर्णतया ऑर्गेनिक है और अमरूद की फसल जो है वो मैं संतुलित बागवानी में करता हूँ। संतुलित बैलेंस फार्मिंग से सेंस मेरा ये है कि फर्टिलाइजर जो है वो मैं काम में लेता हूँ, लेकिन इंसेक्टिसाइड और केमिकल फंगिसाइड जो है और केमिकल इंसेक्टिसाइड जो है, इनका मैं प्रयोग नहीं करता हूँ। हर्बिसाइड्स का प्रयोग मैं अपने खेत में कहीं भी नहीं करता हूँ। ये तो हुआ मेरा परिचय। अब बात करते हैं हम नींबू की जैविक खेती एवं विपणन प्रबंधन की, जो कि आज बलराम संदेश के इस 40वीं वेबिनार का मुख्य विषय है। नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले मैं नींबू के बारे में बताना चाहूंगा। नींबू से हम सभी परिचित हैं। शायद ऐसा कोई साथी नहीं होगा जो नींबू या नींबू के फल से परिचित नहीं होगा। प्लस अभी कोरोना कोविड के इस दौर में तकरीबन सभी को नींबू की आवश्यकता रही है, तो सभी को नींबू की उपयोगिता भी अपने आप में पता चल गई है। नींबू का देखा जाए तो घरेलू उपयोग, हर घर में नींबू काम में आता है। इसके अलावा जूस एंड पल्प इंडस्ट्री में नींबू का काफी उपयोग होता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में नींबू का काफी उपयोग होता है। आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने की जो इंडस्ट्री है या दवाइयां बनाने का जो काम है, इसमें नींबू का काफी उपयोग होता है। इसके अलावा हम नींबू के फ्रूट से विभिन्न तरह के अचार बनाते हैं, शिकंजी वगैरह बनाते हैं, वो बन सकते हैं।
या नींबू के छिलकों का जो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बहुत सारा उपयोग होता है। तो इस तरीके से नींबू यूं देखा जाए तो ओवरऑल एक बहुत ही उपयोगी फसल है और मेरी नजर में बहुत आसान फसल भी है। नींबू की बहुत सी किस्में प्रचलित है भारतवर्ष में, सभी जगह अलग अलग किस्में हैं। मेरे हिसाब से देशी कागजी नींबू जो है वो लगाना चाहिए। कागजी नींबू से सेंस जिस नींबू का छिलका पकने के बाद में कागज के जैसा पतला हो, यानी उसमें जूस की मात्रा जो है वो बहुत अधिक हो, छिलका बिल्कुल पतला हो, उसे हम कागजी नींबू कहते हैं। बेसिकली तो ये कागजी वेराइटी है नींबू की। इसी की बाद में कुछ सुधार होते गए और नई नई वेराइटीज बनती गई, नई नई क्वालिटीज बनती गई, जिनमें मुख्य रूप से CCRI नागपुर की काफी सारी वेराइटीज हैं। वो सारी वेराइटीज अच्छी हैं, जैसे बालाजी नींबू, साई शरबती नींबू, अपना NRCC 7, NRCC 8 जो उन्होंने लेटेस्ट निकाला है। उसके अलावा फूले शरबती भी था, एक प्रमालिनी वैरायटी भी आती है। इसके अलावा कुछ और नींबू भी है, सीडलेस नींबू, थाई नींबू, बिजोरा नींबू जिसका उपयोग औषधि में होता है, खेती के पर्पज से तो नहीं होता है वो, लेकिन हाँ औषधि में काफी उपयोग होता है उसका। तो ये बहुत सारी नींबू की जो है ये किस्में हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हमें देशी कागजी नींबू लगाना चाहिए। किस्म हम अपने एरिया के हिसाब से, अपनी मिट्टी के हिसाब से, अपने मौसम, अपने जलवायु के हिसाब से हमें चुनाव करना चाहिए। हमारी लोकल किस्में होंगी तो वो बेहतर रूप से रोग एवं बीमारियों से लड़ पाएगी, उनका इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छा रहेगा और हमें अधिक उत्पादन मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड। जहां तक नींबू की खेती के लिए जलवायु की बात की जाए, नींबू तकरीबन इंडिया में, नॉर्थन इंडिया में सभी जगह होता है। उष्ण कटिबंधीय जलवायु जो है वो नींबू के लिए उपयुक्त होती है। ध्यान में रखने वाली बात ये है कि बहुत अधिक दिनों तक पाला ना पड़ता हो। पाला यानी जैसे सीली लगना भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, पाले से वैसे सभी साथी अच्छे से परिचित होंगे। तो बहुत अधिक पाला लगने वाली जो है वो जलवायु ना हो और बहुत अधिक तेज गर्मी ना हो। जैसे मेरे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो सर्दियों में मिनिमम रात का टेम्परेचर कभी कभार 0 डिग्री भी चले जाता है, नहीं तो मेन सर्दियों के पीक में जो है 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन रहता है और गर्मियों में 48-49 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। और इस तापमान के अंदर नींबू की खेती हम लोग बड़ी आसानी से कर रहे हैं। तो तकरीबन इस तापमान में हम नींबू की खेती कर सकते हैं। बस यही है कि हमें पाला जो पड़ता है उससे थोड़ा सा बचाव करना चाहिए, नहीं तो हमारा प्रोडक्शन जो है वो प्रभावित होगा। या दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ज्यादा नमी वाले जो एरिया है या जहाँ मौसम में ह्यूमिडिटी बहुत अधिक रहती है, वहां पर नींबू की खेती उतनी बेनिफिशियल नहीं है जितनी होनी चाहिए, क्योंकि नमी और आर्द्रता की वजह से नींबू का जो एक मुख्य रोग है कैंकर, जिसमें फल के खराब होने की समस्या आती है, फल के ऊपर दाग और धब्बे हो जाते हैं, वो आता है। इस वजह से वहां थोड़ा सा प्रोडक्शन का हमें लॉस होता है। मिट्टी की जहां तक बात करें, तकरीबन सारी मिट्टियों में नींबू की खेती हो सकती है, लेकिन एक बहुत अच्छी जल निकास वाली मिट्टी जो है, जहाँ पानी भरा ना रहता हो, पानी लगाने के बाद में या पानी गिरने के बाद में पानी बह करके निकल जाता हो, मिट्टी की जल धारण क्षमता तो अच्छी हो, लेकिन साथ ही जल को अवशोषित करने की क्षमता भी बहुत अच्छी हो, तो ऐसी ही मिट्टी जो है वो बिल्कुल उपयुक्त रहती है। यदि मिट्टी में पानी भरा रहेगा, जल भराव वाली मिट्टी होगी, तो नींबू के पौधों की जड़ें जो है वो फंगस, हानिकारक फंगस के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील होती है, तो वहां से फंगस लगने का ज्यादा डर रहेगा और बात वही आएगी कि हमें उत्पादन जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, उत्पादन की क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिल पाएगी। नेक्स्ट। अब नींबू का बगीचा यदि हम लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बात आती है नींबू की नर्सरी की, क्योंकि हमें पौधा लगाना है तो नींबू की नर्सरी किस तरीके से की जा सकती है इसके ऊपर मैं आपको बताना चाहूंगा। नींबू लगाने के बहुत से तरीके हैं। एक जो सामान्य तरीका है कि हम बीज से नींबू लगा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं, किसी भी नींबू की एक मदर प्लांट लेकर के और उसके ऊपर हम ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। एयर लेयरिंग से भी हम नींबू का पौधे बना सकते हैं और टिश्यू कल्चर से भी आजकल नींबू के पौधे बनने लगे हैं। तो ये 3-4 विधियां हैं नींबू की नर्सरी बनाने की।
मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है और मुझे जो लगता है, बीज से तैयार किया गया पौधा जो है वो सर्वोत्तम होता है। मेरे इस अनुभव को और बल मिलता है, इंडिया का सबसे टॉप सिट्रस इंस्टीट्यूट CCRI नागपुर, वो लोग भी केवल बीजू पौधे ही बनाते हैं, जबकि वहां तो साइंटिस्ट की भरमार है और वो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन CCRI नागपुर भी केवल बीजू पौधे ही अवेलेबल कराती है। मेरे पास में भी बीजू नींबू ही लगे हैं। मैंने जहां तक अनुभव किया है, बीजू पौधों में जो है स्टेबिलिटी अधिक होती है, इम्यूनिटी पावर अधिक होता है, पौधा पौधे में रोग बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। उसके साथ पौधे की इम्यूनिटी अच्छी होने की वजह से पौधा जो है वो रोग बीमारियों से ग्रसित बहुत कम होता है। तो अच्छा, सबसे बड़ी बात, दूसरा फैक्टर आता है बीजू नींबू लगाने में, एज फैक्टर। मेरे पास में, मेरे अपने पास में, मैं और कहीं की बात नहीं करूंगा, 36-37 साल पुराने नींबू के पौधे हैं जो मेरे दादाजी ने लगाए थे, उनके हाथ के लगे हुए पौधे हैं। कुछ ही प्लांट्स हैं, वो तकरीबन 25-30 प्लांट होंगे। उसके अलावा तकरीबन 200 प्लांट मेरे पिताजी के हाथ के लगाए मैंने, जो तकरीबन 18-19 साल पुराने हैं। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि जो 36-37 साल पुराने प्लांट्स हैं और जो 18-19 साल पुराने प्लांट्स हैं, दोनों में प्रोडक्शन इक्वल है। दोनों पौधे जो है रोग एवं बीमारियों से लड़ने के प्रति उतने ही मजबूत हैं। तो एक बात ये तो फाइनल है कि बीजू नींबू जो है उसकी उम्र जो है वो बहुत अधिक होती है। 36-37 साल के पौधे तो मेरे अपने यहाँ मिल जाएंगे, और उन पौधों को देखते हुए अभी मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-4 सालों में उन पौधों का कुछ बिगड़ने वाला है। ग्राफ्टेड पौधे की या एल्डरिंग वाले पौधों की या टिश्यू कल्चर वाले पौधों की अभी तक इतनी उम्र जो है वो कहीं देखी नहीं गई है। इस वजह से बीजू पौधा यदि हम लगाएंगे तो हम तो उसका फल लेंगे ही लेंगे, हमारी अगली पीढ़ी भी उसका फल लेगी, और हो सकता है कि उसकी अगली पीढ़ी भी ले ले, जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ मेरे दादाजी के हाथ के लगाए हुए नींबू के पौधे। अच्छा, ग्राफ्टेड प्लांट्स की जहां तक बात करते हैं, नर्सरी वाले ये बताते हैं कि भाई ग्राफ्टेड प्लांट्स जो है, या हम सब भी जानते हैं कि ग्राफ्टेड प्लांट्स जो है जल्दी उत्पादन देना शुरू हो जाता है। लेकिन किसानों का ये जो भ्रम है ना, यही बहुत बड़ी चीज है। एक्चुअली ग्राफ्टेड प्लांट जो है वो उत्पादन जल्दी देना शुरू कर देता है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। आप जब पौधा लगाते हैं तभी आपको नर्सरी वाला पौधे के ऊपर नींबू लगा हुआ देगा, आप नींबू लगे हुए देखेंगे, आपका पौधा ट्रांसप्लांट करने के बाद में फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी। लेकिन पौधे के समुचित विकास के लिए आप वो फल ले नहीं पाते हैं। जब तक आपका साल, 1.5 साल, 2 साल तक का पौधा नहीं हो जाता है, तब तक आपको मना किया जाता है, और हम खुद भी समझते हैं कि यदि हम फल लेंगे तो पौधे का जो है वो उचित विकास नहीं होगा। तो पौधे के समुचित विकास के लिए हम फल नहीं ले पाते। हम यदि 1 साल के नींबू के ऊपर या 1.5 साल के नींबू के ऊपर हमने 1-2 फ्रूट ले भी लिए सैंपल के, तो हमारा कमर्शियल प्रोडक्शन तो हुआ नहीं। कमर्शियल प्रोडक्शन किसान की दृष्टि में वो होता है जहाँ किसान की जेब में पैसा है। तो क्या एक पौधा पर 1-2 नींबू लेने से हमारी जेब में पैसा आ जाएगा? मेरे नजर में बिल्कुल नहीं आएगा। मैं ये समझता हूँ 2 साल का नींबू का पौधा यदि ग्राफ्टेड पौधा है तो वो आपको 5 किलो फ्रूट दे देगा, वो भी पूरे साल में। अब एक पौधा पूरे साल में आपको 5 किलो फ्रूट देगा, तो आप उसे मंडी में कैसे बेच पाएंगे? आपका मंडी जाना आना पॉसिबल नहीं होगा। एक तरह से कहने का सेंस ये है कि वो आपका कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब तक कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं होगा किसान को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपके पौधे ने 2 साल में फल दिया या 2 दिन में फल दिया। तीसरा साल खत्म होते होते पौधा विकसित होने लग जाता है, ग्राफ्टेड पौधा भी अच्छा फल देने लग जाता है, और देशी पौधे की यदि देखरेख अच्छी हो तो तीसरा साल खत्म होते होते देशी पौधा भी हमें 25 से 30 किलो नींबू तीसरा साल खत्म होते होते दे देता है। तो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पैरवी करता हूँ कि हमें देशी नींबू लगाना चाहिए। उम्र अधिक होगी, स्टेबिलिटी अधिक होगी, इम्यूनिटी अधिक होगी, रोग बीमारियां कम आएगी। रोग बीमारियां आएगी तो पौधे से रोग बीमारियों में लड़ने की क्षमता जो है वो अच्छी होगी। नींबू की नर्सरी जहां तक करने की बात है, नींबू की नर्सरी जहां तक करने की बात है, हम इसके बीज से जो हमें पौधा तैयार करना है, हम पके हुए अच्छे दाल पक नींबू को, जो पेड़ पर पका हुआ हो, उस नींबू को हम काटें, उसके बीज स्वस्थ और अच्छे हष्ट पुष्ट बीज निकालें, उन्हें राख में लपेटें और तुरंत हाथों हाथ थैली में लगा दें। नींबू का बीज निकाल के जितना जल्दी हम लगाएंगे उतना ही अच्छा जर्मिनेशन होगा। मैक्सिमम हम 24 घंटे 48 घंटे राख में लपेट कर इन बीज को रख सकते हैं, यदि हाथों हाथ मतलब पॉली बैग में लगाने की सुविधा नहीं है तो। नहीं तो हमें सिचुएशन ऐसी क्रिएट करनी चाहिए कि पॉली बैग तैयार हो, मिट्टी भरी हुई तैयार हो, हमने इधर नींबू काटा, बीज निकाला और राख में लपेट करके और हमने पौधा जो वो लगा दिया।
नींबू की नर्सरी तैयार करने के लिए बीज लगाने का सबसे अच्छा समय जो है वो बारिश का समय होता है, जहाँ सभी प्रकार के बीजों की, सभी फसलों के बीजों की उगने की संभावना, जर्मिनेशन रेट जो है वो बहुत अधिक होती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि जुलाई अगस्त में हम नींबू के बीज से जो है पौधे बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दें। नर्सरी तैयार करने के पहले हमें जो मिट्टी है, जो हम पॉली बैग में भरेंगे या यदि हम डायरेक्ट जमीन पर लगाना चाहते हैं, तो हमें उस मिट्टी को अच्छे से उपचारित कर लेना चाहिए, जिसे हम भूमि उपचार करते हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा बेनिफिशियल फंगस आती है, सुडोमोनास बेनिफिशियल बायोबैक्टीरिया है, इनसे हमें भूमि का उपचार कर लेना चाहिए, यानी मिट्टी में खाद के साथ में इनको दोनों बायो कल्चर को अच्छे से मिक्स कर देना चाहिए, ताकि हमारा पौधा जो है उसका जर्मिनेशन स्वस्थ हो और वो पौधा भविष्य में उकठाव, जड़ गलन, तना गलन जैसी बीमारियों से बचा रहे। नर्सरी का प्लांट जो है वो हमारी देखरेख के ऊपर डिपेंड करता है। 9 से 12 महीने, सवा साल, 1.5 साल तक का प्लांट जो है वो 2 से 3 फीट हाइट ले लेता है। उस वक्त हम इन पौधों को नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात आती है कि हमें बगीचा लगाने के लिए, नींबू का बगीचा लगाने के लिए स्थान चयन, यानी जगह कौन सी होनी चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा इसका यही है कि जगह, मिट्टी हमारी उस तरीके की हो जहाँ जल ना भरा हो, पानी ना भरा रहे, मिट्टी की जल धारण क्षमता अच्छी हो, लेकिन पानी सौंखने की क्षमता उतनी ही अच्छी हो, पानी बहकर निकलने की जो है वो पूरी व्यवस्था हो, और खुली धूप, ताकि हमारा पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा, ग्रोथ जो है वो जल्दी आएगी, पौधा रोग एवं बीमारियों से बचा रहेगा। यदि जल भराव वाली मिट्टी होगी, जहाँ जल भरा रहता है, पानी भरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में हार्मफुल फंगस जो है पौधे की जड़ में वो डेवलप होती है, और उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है, और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में पौधे भी मर जाते हैं। तो हमें यही सभी प्रकार की मिट्टी में हो सकता है, लेकिन बस मिट्टी पानी रोक के रखने वाली ना हो, पानी सौंखने वाली हो, पानी बह करके जाने वाली हो। जहां तक पौधे लगाने की बात आती है, खेत में पौधे हमें जो ट्रांसप्लांट करने हैं, उसके लिए सबसे अच्छा समय जो है वो एक अच्छी बारिश होने के बाद में, लगभग पूरे इंडिया में जुलाई में बारिश जो है वो शुरू हो जाती है, साउथ में मानसून जल्दी आ जाता है, हमारे इधर जुलाई में एक अच्छी बारिश हो जाती है। तो जब एक अच्छी बारिश हो जाए, मिट्टी जो है, जमीन जो है वो पानी से पूरी तरह से ढक जाए, मिट्टी की गर्मी निकल जाए, जो गर्मी में मिट्टी तपी है, उसके बाद में हमें प्लांट लगाना चाहिए। प्लांट लगाने के लिए हमें तैयारी जो है वो गर्मियों में ही शुरू कर देनी चाहिए। 1.5 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, यानी 1.5 फीट चौड़ा, 1.5 फीट लंबा, 1.5 फीट गहरा खड्डा हमें गर्मियों में खोद लेना चाहिए। मैनुअल पॉसिबल ना हो तो ट्रैक्टर के पीछे जो डिगर लगते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे हमें खड्डा करवा लेना चाहिए गर्मियों में, और उन खड्डे को जो है हमें गर्मियों में धूप में तपने के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, ताकि उसके जो भी हार्मफुल फंगस, बैक्टीरियाज होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। नींबू के पौधे लगाने की दूरी जो है वो 20 फीट बाई 20 फीट होनी चाहिए मेरी नजर में। यदि आपकी मिट्टी अच्छी है, फर्टाइल है, तो 20 बाई 20 रखिए। खेत की साइज अगर नहीं बैठ पा रही है, या साइज का ऐसा कुछ सिचुएशन है, तो हम 18 बाई 18 भी कर सकते हैं। यदि मिट्टी हमारी थोड़ी हल्की है, तो हम एटलीस्ट, मतलब कम से कम हम 15 बाई 15 तो हमें रखना ही रखना है। 15 बाई 15 भी मैं वहां सजेस्ट करूंगा जहां मिट्टी जो है वो हल्की हो, हल्की से सेंस क्वालिटी में हल्की हो, क्वालिटी मिट्टी की जो है वो डाउन हो, फर्टाइल ना हो, वैसी मिट्टी में जो है वो हम 15 बाई 15 दूरी रख सकते हैं। बाकी हमें 20 बाई 20 दूरी रखनी चाहिए। काफी सारे किसान साथियों के प्रश्न होंगे कि हमें नर्सरी वाले 10 बाई 10, 12 बाई 8, 12 बाई 12 के ऊपर सजेस्ट करते हैं, तो वो सारा नर्सरी वालों को प्रोपेगेंडा है। नेचुरली 20 बाई 20 में आप लगाएंगे तो 1 एकड़ में 140 के करीब प्लांट लगेंगे, और 10 बाई 10 के अंदर आप लगाएंगे तो 1 एकड़ में 560 प्लांट लगेंगे। तो ये प्लांट पॉपुलेशन बढ़ाने का और नर्सरी वालों को अपना माल बेचने का प्रोपेगेंडा है। यदि नींबू जो है वो कांटे वाला पौधा होता है, नींबू में कांटे होते हैं, जब हम 10 बाई 10 पर लगाएंगे तो बगीचे को ना धूप मिल पाएगी, ना हवा मिल पाएगी, सारी डालियां आपस में गुत्थम गुत्था हो जाएगी। उसके बाद में हम खरपतवार निकालने के लिए कोई इक्विपमेंट्स जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चला सकेंगे। पावर टिलर है, मिनी ट्रैक्टर है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर लेबर नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फिर पीठ में कांटे चुभेंगे।
हम नींबू की प्रूनिंग सही से नहीं कर पाएंगे, पौधे की कैनोपी सही से सेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमें नींबू का पौधा जो है कम से कम 20 बाई 20 फीट की दूरी पर, लाइन से लाइन 20 फीट, प्लांट से प्लांट 20 फीट, मिनिमम हम 18 बाई 18 फीट की दूरी पर लगा सकते हैं। पौधा लगाने के लिए जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, जुलाई से लेकर के जुलाई अगस्त सितंबर तक का हम पौधा लगा सकते हैं, यदि सितंबर तक सर्दी नहीं आती है तो। गर्मियों में हमें गड्ढा कर लेना चाहिए। पौधे लगाने के लिए हमें देशी गोबर की खाद, अच्छी सड़ी हुई पकी हुई, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट से उपचारित की हुई हो या वर्मी कंपोस्ट से उपचारित ना की हुई हो तो अच्छी पकी हुई सड़ी हुई गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, ये जो है इसके साथ में हमें लगाना चाहिए। जो हमने खड्डा खोदा है पौधे लगाते वक्त, आधा खड्डा तो हमें वापस से मिट्टी से भर देना चाहिए। उसके बाद में पौधे को थैली से सावधानी पूर्वक निकालना है बिना जड़ें टूटे हुए, और हमें पौधा लगाना है। और जो शेष जो आधी मिट्टी बची है उनमें हमें तकरीबन 5-5 किलो गोबर की खाद जो है वो लेनी है। 5-5 किलो मैंने अलग अलग इसलिए बताई है कि हम पहले से तैयारी करके रखें कि गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा नामक बायो फंगस को, बेनिफिशियल फंगस को मल्टीप्लाई कर ले एक तरफ, और एक ढेर में हम सुडोमोनास नामक फंगस नामक बैक्टीरिया जो है उसे मल्टीप्लाई कर लें गोबर के अंदर। और जब हम पौधा लगाएं, आधी मिट्टी में तकरीबन 5-5 किलो ये वाली खाद मिक्स करें और उसके बाद में पौधा लगाएं। यदि ऐसा हो कि हम खाद मल्टीप्लाई नहीं कर पाए हों तो हम केवल खाद डाल सकते हैं, और खाद लगाने के बाद में जब हम पहला पानी देते हैं तब हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जो है उनका अलग अलग गोल बना करके 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 2 किलो ट्राइकोडर्मा 2 किलो सुडोमोनास पर एकड़ का, उस हिसाब से हम पौधों की संख्या के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, पानी का घोल बनाने और पौधा लगाने के जस्ट बाद में जब हम पिलाई करें तब 1-1 लीटर जो पानी है वो ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास के घोल का देते हैं। यदि हमें लगता है कि हमारे यहाँ व्हाइट ड्रब की दिक्कत है तो हमें बवेरिया बेसियाना या मेटारिजियम अनिस्टिफोली बायोकल्चर आते हैं उनका प्रयोग कर लेना चाहिए, तो हमारे यहाँ व्हाइट ड्रब की समस्या नहीं रहेगी। यदि नीमोटोड वाली प्रॉब्लम हमारी मिट्टी में है और हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम बैसिलियोमाइसिस फंगस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये सारी सावधानी हमें पौधे लगाते हुए जो वो रखनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है पौधों की देख रेख। हमने बगीचा लगाया, हमारा बगीचा जो है वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के दौरान मैं आगे कुछ स्प्रेज बताऊंगा, वो स्प्रेज हम स्वस्थ बड़े पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं, छोटे पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं। मैं जो अब पौधों की देखरेख के बारे में चर्चा करूंगा, निराई गुड़ाई के बारे में चर्चा करूंगा, पौधों की प्रूनिंग जो कि बहुत आवश्यक है नींबू में उसके बारे में चर्चा करेंगे, और पौधों को पोषण किस तरीके से दिया जाए, पौधों का पेट किस तरीके से भरा जाए ताकि हमें प्रॉपर जो है वो उत्पादन मिल पाए। बहुत सी चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको धीरे धीरे एक एक पॉइंट से समझाना चाहूंगा। सितंबर माह के अंत में मैं शुरुआत यहीं से करूंगा, सितंबर माह से, या यूं समझ लीजिए हम बारिश से शुरुआत कर लेते हैं कि जुलाई अगस्त में बारिश होने के बाद में हमें अपने पूर्ण विकसित बगीचे को जो 3 साल या 3 साल से ऊपर हो उस बगीचे में हमें अपनी तरफ से पानी नहीं देना, जितना पानी बारिश का मिले उतना पर्याप्त है, उसके बाद में उन पौधों को पानी नहीं देना। अगस्त महीने तक हमारे यहाँ करीबन बारिश होती है, उसके बाद में बारिश बंद हो जाती है। सितंबर महीने के लास्ट में तो सबसे पहले तो हमें पौधे में जितनी भी सूखी डालियां हो उनकी कटिंग कर लेनी चाहिए। सूखी डालियों को काटने का तरीका ये है कि हम स्केटर से सूखी डाली के साथ साथ में आधा इंच हरा हिस्सा भी काटे, यानी हमारी कोई डाली जो है वो 1 फुट सूखी हुई है तो हमें उसे 1 फीट, आधा इंच, 1 फीट 1 इंच तक काटनी है ताकि नीचे से और ना सूखे। सारे पौधों में सूखी डालियां जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निपटाना चाहिए। यानी हमने आज शुरू किया तो ऐसा नहीं कि हम इसे 10 दिन तक, सप्ताह भर तक लेकर के बैठे रहे, लेबर बढ़ा करके हमें जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाना है। और सूखी डालियों की प्रूनिंग करने के बाद में, इसी के साथ में सूखी डालियों की प्रूनिंग के साथ में यदि पौधे की कैनोपी अच्छी नहीं है या कैनोपी बिगड़ रही है, साइज अच्छा नहीं, तो हमें पौधे की कैनोपी के हिसाब से भी कटिंग कर लेनी चाहिए। और ये सारी कटिंग करने के तुरंत बाद में हमें बोर्डो स्प्रे करना चाहिए। बोर्डो स्प्रे जो है वो कली, कल्ली, सफेदी, चूना जैसे बोलते हैं, जो घरों में सफेदी करने के लिए काम में आती है। एक तो कल्ली से और एक नीला धोता से बोर्डो स्प्रे बनता है। बोर्डो स्प्रे बनाने की विधि जो है वो मैं आगे क्वेश्चन आंसर जब होंगे तब आपको बता दूंगा। बोर्डो स्प्रे करना चाहिए, और बोर्डो स्प्रे के साथ ही हमें बोर्डो पेंट जो है तनों पर वो भी कर देना चाहिए। बोर्डो पेंट करने से पौधा जो है वो फंगस से बचा रहता है,
बीमारियां जो है वो कम आती है। इसी के साथ में नींबू की एक बहुत बड़ी समस्या है गमोसिस, गौन निकलने की। यदि हमारे पौधों में ऐसा कुछ है, कहीं गौन निकल रहा है, तो जहां से गौन निकल रहा है वहां हमें तेज धार वाले चाकू से उस गौन को खुरच के और बोर्डो बेस का जो है वो लेप कर देना है। ये काम करने के बाद में हमें निराई गुड़ाई करनी है। निराई गुड़ाई से साइंस हमें गहरी खुदाई करनी है। नींबू की फीडर रूट्स में जो जाले आते हैं, हेयरलाइन रूट्स, बिल्कुल बारीक बारीक रूट्स होती है जिन्हें नींबू के जाले बोलते हैं, वो निकाल देने चाहिए, क्योंकि उन जालों की वजह से पौधे जो है हमारे द्वारा दिए गए पोषण को अवशोषित नहीं कर पाती है, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं आएगा। बारिश के बाद में पानी जो बंद करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। ये सारी निराई गुड़ाई करने के बाद में, इसी निराई गुड़ाई के साथ में हमें खाद दे देना चाहिए। खाद देने के लिए बहुत से ऑप्शन है। अच्छी सड़ी हुई पक्की हुई देशी गोबर की खाद हम दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट हम दे सकते हैं, बायोगैस स्लरी जो है वो दे सकते हैं, जैसे में आप भेड़ या बकरी की मेंगनी की खाद जो होती है वो दे सकते हैं। जैसे यदि हम गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद देते हैं तो हमें तकरीबन 40-45 किलो 35 से 45 किलो तकरीबन खाद जो है वो एक स्वस्थ 3 साल के पौधे को देनी चाहिए। यदि हम वर्मी कंपोस्ट देते हैं तो 20 किलो में हमारा काम हो जाएगा। बायोगैस स्लरी देते हैं तो उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, वो हमें 80 से 100 लीटर एक प्लांट को देनी पड़ेगी। ये खाद देने के साथ में ही हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास की ड्रेंचिंग जो है वो करनी चाहिए। जब हम पहला पानी देंगे निराई गुड़ाई करने के बाद में, उसी पानी के साथ में हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास जो है वो भी ड्रेंचिंग कर देना चाहिए 2-2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। निराई गुड़ाई करने के बाद में बिल्कुल हल्का हल्का पानी देना चाहिए। इसके बाद में अक्टूबर लास्ट से हमारा फूल आना शुरू हो जाएगा। जब नींबू में फूल आना शुरू हो जाए उसके बाद से हमें पानी बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। जब पौधे पर अच्छी तरह से फूल आ जाए, तकरीबन 70% फूल जो है वो मूंग के दाने के बराबर फल में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद में हमें पौधों में फिर से पानी शुरू करना चाहिए। पानी शुरू करने के लिए हमें एकदम से पानी नहीं पिलाना चाहिए। जैसे पौधे को 200 लीटर पानी की आवश्यकता है तो हमें पहली बार में 60-70 लीटर पानी पौधे को देना चाहिए, उसके अगली बार में हम 150 लीटर तक जाएं, और उसके अगली बार में हम 200 लीटर तक जाएं। इसी तरीके से यदि हमें पौधे में पानी बंद करना हो तो हम धीरे धीरे बंद करें, तो उससे पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा और अच्छे से स्टेबल रहेगा। एक और ध्यान रखने वाली बात ये है कि फूल आने के दौरान जब पौधे पर फूल खिले हों तब पौधे के ऊपर कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए। नींबू के पौधों में फूल आने के दौरान यदि हम इनको स्प्रे करते हैं तो नींबू के फूल जो है वो गिर जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। नींबू के बगीचों में खरपतवार की जहां तक बात है, हमें अपने बगीचे को, जहां तक सभी फसल में होता है कि हमें अपने बगीचों को खरपतवार से जो है वो मुक्त रखना चाहिए। समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। सितंबर वाली निराई गुड़ाई तो एक तरह से हो गई आपकी खुदाई, वो पौधों को स्ट्रेस में देने के लिए भी काम में आएगी। अब गहरी खुदाई होगी, जाले निकालने के काम में भी आएगी। उसके अलावा निराई गुड़ाई ऊपर से 3 इंच मिट्टी की जो हम निराई गुड़ाई करते हैं खरपतवार निकालने के लिए, वो कर सकते हैं। खरपतवार हम मैनुअली निकाल सकते हैं, मैनुअली बहुत महंगा पड़ता है, तो कुछ इक्विपमेंट्स आते हैं, जैसे मिनी ट्रैक्टर आता है 20-22 HP के जो ट्रैक्टर आते हैं, छोटे ट्रैक्टर 4 फुट वाले, वो हम रोटावेटर चला सकते हैं। इसके अलावा पावर टिलर आते हैं हाथ से चलने वाले, अलग अलग कार्य क्षमता के साथ में काफी सारे मॉडल अवेलेबल हैं, हम उन्हें काम में ले सकते हैं। इसके अलावा ब्रश कटर जो आता है उसका अटैचमेंट आता है एक पावर रोटावेटर, ब्रश कटर वाले में अटैचमेंट लगता है रोटावेटर, उससे हम पौधे के बिल्कुल पास में खरपतवार का जो है वो साफ सफाई कर सकते हैं। हम लोग तो पावर टिलर से काफी गहराई तक खुदाई भी एक तरह से कर लेते हैं ताकि काफी सारे जाले जो हैं वो उसी से कट जाते हैं। नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं नींबू के मुख्य रूप से रोग बीमारियां कौन सी है, हम उनका उपचार कौन सा है, क्योंकि किसी भी फसल को रोग एवं बीमारियों से बचाना जो है वो अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट है। नींबू के प्रमुख रोगों के बारे में बात करें तो सबसे पहला रोग है डालियां सूखना, डाईबैक, ऊपर से डालियां नीचे की तरफ में सूखती हुई आती है। और दूसरा होता है गौन निकलता है डालियों में, गमोसिस जिसे बोलते हैं, छाल के ऊपर, तनों के ऊपर बहुत सारा गौन निकल जाता है। तो एक्चुअली ये प्रॉब्लम दोनों पौधे पर नजर आती है लेकिन होती नीचे जड़ में है। मिट्टी में जो हार्मफुल फंगस होती है, राइजोक्टेनिया, फाइटोप्थेरा, फ्यूजेरियम विल्ट इत्यादि, जो ये हार्मफुल फंगस है, इन सब की वजह से जो है ये डाईबैक
और गमोसिस होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसके परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हमें ट्राइकोडर्मा और सुडोमोनास 2-2 किलो पर एकड़ का मिट्टी में ड्रेंचिंग करना चाहिए। 2 किलो पर एकड़ ट्राइकोडर्मा, 2 किलो पर एकड़ सुडोमोनास, इसे हमें 6 महीने में रिपीट करना चाहिए। भरी गर्मी में पौधे की जड़ों में देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा। तो हम एक तो बारिश की शुरुआत में दे सकते हैं ट्राइकोडर्मा सुडोमोनास एक बार, दूसरी बार हम जब हमारा अक्टूबर में फ्लावर आ जाए और उसके बाद में जब हम पानी देना शुरू करें उस वक्त दे सकते हैं, ताकि वो अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाए। विशेष ध्यान में रखना है कि हमें पौधे के तने के पास में जो है किसी भी प्रकार की चोट ना लगे, पौधे का तना जो है वो स्वस्थ रहे, पौधे के तने के पास में पानी ना भरे। इसके लिए हमें बहुत हल्की हल्की मिट्टी पौधे के तने के चारों ओर चढ़ा देनी चाहिए। पौधा जो है पानी जो है हमें पौधे की कैनोपी एरिया में देना चाहिए, जहाँ फीडर रूट्स होती है। क्राउन रूट्स के यहाँ जो है पानी का कोई सेंस ही नहीं बनता। नींबू की अगली सबसे बड़ी बीमारी जो आती है वो है कैंकर। वहाँ पौधा भी डैमेज होता है, पौधे के फल भी डैमेज होते हैं। यदि हम उत्पादन ले भी लिया और कैंकर की वजह से खराब हो रहा है, तो उन फलों की हमें कीमत जो है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है। कैंकर बारिश में बहुत अधिक होता है, जहाँ मौसम में मतलब वातावरण में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उस वक्त कैंकर का प्रकोप जो है वो बहुत अधिक होता है। कैंकर से बचने के लिए हमें गर्मियों से ही उपाय करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मैं जैविक खेती करता हूँ तो मैं बात करता हूँ कि हमें बीमारियों को आने ही ना देना है। केमिकल फार्मिंग में तो बात की जाती है कि बीमारी आने के बाद में उसका क्या इलाज किया जाए, जबकि जैविक में मैं ये बात करता हूँ कि हमें बीमारियों को आने ही ना देना है, क्योंकि बीमारियां आने के बाद में जैविक में उपचार जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो कैंकर से बचने के लिए हमें गर्मियों में बारिश के 1 महीने पहले से ही बोर्डो स्प्रे और सुडोमोनास का स्प्रे जो है वो करना चाहिए। सुडोमोनास 75 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में मिलाकर के स्प्रे करना चाहिए। बारिश के दौरान भी हमें प्रत्येक 15 दिन में बारी बारी से बोर्डो स्प्रे और सुडोमोनास का स्प्रे करना चाहिए, ताकि हमारा पौधा जो है वो कैंकर से बचा हुआ रहे। इसके बाद में बारिश के ही सीजन में एक और बड़ी समस्या आती है फल फटने की। एक्चुअली फल फटने की समस्याएं 2 वजह से होती है। एक तो पौधे में बोरोन की कमी, और दूसरा पौधे को अनियमित पानी। एक्चुअली क्या होता है, गर्मियों में पौधे को पानी पूरा मिलता नहीं है, मिलता भी है तो वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। एक तरीके से पौधे को पानी की कमी महसूस रहती है, और उसके बाद में एकदम से बारिश होती है, पौधे को भरपूर पानी मिलता है, चारों तरफ आसपास की सारी मिट्टी को पानी मिलता है, तो वो अनियमित पानी जो होता है उसकी वजह से भी फल फटते हैं, और बोरोन की कमी से भी फल फटते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि हम एक तो पानी अनियमित ना दें। जहां तक हमारे हाथ की बात है, बारिश तो हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन जहां हमें मैनुअली पानी देना है अपनी तरफ से, तो हम अनियमित रूप से पानी ना दें। और यदि इसके बावजूद भी हमारे फल फट रहे हैं, तो हमें बोरॉन की पूर्ति जो है पौधों में वो करनी है। जैविक में इसके लिए सुहागा जो आता है वो हमें किसी भी किराने की दुकान पर मिल जाएगा। स्वर्णकार सुनार लोग जो हैं उनके काम में आता है ये सुहागा। बोरेक्स भी इसे बोलते हैं शायद, जहां तक मेरा नॉलेज है। तो सुहागा जो है वो लेकर के हमें 4 ग्राम सुहागा प्रति लीटर पानी के हिसाब से गर्म पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। ये एक स्प्रे करेंगे 80% हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन के भीतर दूसरा स्प्रे कर देंगे तो फल फटने की जो है वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जो सभी फसलों में बीमारी आती है, जैसे रस चूसक कीट आता है, सफेद मक्खी आती है, काली मक्खी आती है, एक सिट्रस सिल्ला वो बड़ा भयानक है, जब फ्लोरिंग आती है तभी आता है, और इससे बचावी उपचार है। जैविक में तो हम यही कहेंगे, केमिकल वालों को भी यही करना पड़ेगा, क्योंकि फूल आने के बाद में यदि स्प्रे करेंगे तो फूल जड़ जाएगा। सिट्रस सिल्ला होता है वो चिपचिपा गौन जैसा सफेद कलर की फंगस पाउडर टाइप छोड़ता है और बारीक मच्छर जैसा होता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं आगे कुछ आपको उपाय, मेरा स्प्रे शेड्यूल जो है वो बताने वाला हूँ। उसमें गोमूत्र शामिल होगा, नीम ऑयल शामिल होगा, छाछ शामिल होगी, तो वो स्प्रे जो है वो हम करेंगे। तो हम इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, लेकिन वो हमें सारे स्प्रे कंटिन्यू फॉलो करने पड़ेंगे एक निश्चित शेड्यूल के साथ में। एक प्रकोप होता है नींबू में फल मक्खी का, तो फल मक्खी के लिए बहुत सिंपल सा उपाय है। सिट्रस फ्रूट फ्लाई के लिए हमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना चाहिए, उसके अंदर सिट्रस के लिए अलग से ल्योर आती है, टिकिया आती है, वो लगा देनी चाहिए। तो हमारी जो है नर मक्खी जो है फ्रूट फ्लाई वो उसके अंदर कैद हो जाएगी। उसके अलावा मैं शायद पीछे आपको पोषण के बारे में कुछ बताना भूल गया हूँ। चलिए पोषण के बारे में फिर आगे और बात कर लेंगे। अब मेरा कुछ स्प्रे शेड्यूल जो है, नींबू की मुख्य बीमारियों के बारे में मैंने आपसे चर्चा करी।
अब जो मेरे कुछ स्प्रे शेड्यूल हैं जो मैंने फिक्स कर रखे हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस शेड्यूल के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो 80% तक रोग एवं बीमारियों से बचे रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको स्प्रे बता देता हूँ। मेरा पहला स्प्रे होता है इंसेक्टिसाइड के रूप में, वो ताजा छाछ, गौमूत्र, नीम ऑयल, एलोवेरा जेल यदि आप चाहें तो मिला सकते हैं, नहीं तो शैम्पू मिला सकते हैं, इनका स्प्रे होता है। एंड ताजा छाछ जो है वो हम 1 लीटर 15 लीटर वाली टंकी में ले सकते हैं। गौमूत्र हम 500 ml 15 लीटर वाली टंकी में ले सकते हैं। 1000 से 1500 ppm नीम ऑयल जो है वो हम 75 से 100 ml एक 15 लीटर वाले टंकी में ले सकते हैं। हमें करना ये है कि गौमूत्र के अंदर हम नीम ऑयल को डालें और अच्छे से फेंट लगाएं, तो गौमूत्र जो है वो हमारा इमल्सिफायर का काम करेगा। गौमूत्र में 90% नीम ऑयल जो है वो घुल जाएगा। इसके अलावा यदि थोड़ा बहुत हिस्सा कुछ बचा हुआ रहता है तो हम एक शैम्पू का पाउच 1 रुपए वाला जो आता है वो यदि एक 15 लीटर पानी में डालेंगे तो हमारा बचा हुआ नीम ऑयल जो वो घुल जाएगा। 1 लीटर छाछ हमें मिलानी है और ये स्प्रे करना है। ये स्प्रे छाछ जो है वो एक तरह से सुपर पैक है, सुपर डुपर पैक है। फंगिसाइड भी है, कीटनाशक भी है, ग्रोथ प्रमोटर भी है। तो ये पौधे को फंगस से बचाएगा, कीट एवं बीमारियों से बचाएगा। थ्रिप्स का सबसे बड़ा दुश्मन है छाछ। जहाँ अच्छी अच्छी केमिकल दवाइयां फेल हो जाती है, महंगी से महंगी, अच्छी से अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज की दवाई फेल हो जाती है, वहां हमने थ्रिप्स को छाछ से कंट्रोल किया है। तो छाछ जो है वो हमारे पौधों को थ्रिप्स से बचाए रखेगी, दूसरी बीमारियों से बचाए रखेगी, पौधे ग्रोथ प्रमोटर के रूप में काम करेगी, फंगिसाइड के रूप में काम करेगी। नीम ऑयल हमारे पौधों को बीमारियों से बचाता ही है, ये हमें अच्छी तरीके से मालूम है। गौमूत्र जो है वो बचाता है, हमें अच्छी तरीके से मालूम है। दूसरा स्प्रे आता है मेरा सुडोमोनास। जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा करी है, सुडोमोनास एक बेनिफिशियल बायो बैक्टीरिया है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया ये पौधे की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। इसे हमें मिट्टी में ड्रेंचिंग भी करना है जैसा कि मैंने पहले बताया था, और इसका हमें स्प्रे भी करना है। 75 से 100 ग्राम सुडोमोनास या 100 ml जिस भी फॉर्म में आपको मिले, चाहे पाउडर फॉर्म में मिले चाहे लिक्विड फॉर्म में मिले, सिंगल सुडोमोनास का हमें स्प्रे करना चाहिए 75 से 100 ग्राम या ml प्रति 15 लीटर पानी में। तीसरा स्प्रे है मेरा बोर्डो का बोर्डो स्प्रे। बोर्डो स्प्रे बनाने की विधि में बहुत संक्षिप्त में आपको यहाँ बताना चाहूंगा। नीला थोथा और कल्लिस से बनता है। 1 किलो नीला थोथा 5 लीटर पानी, 1 किलो चूना 5 लीटर पानी, दोनों को अलग अलग किसी मिट्टी, प्लास्टिक या कांच के बर्तन में भिगोएं। मिट्टी या कांच का बर्तन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो हमें प्लास्टिक का बर्तन ही लेना है, किसी भी धातु का बर्तन नहीं लेना है इसे भिगोने के लिए। रात को हम इसे भिगो दें, 12 घंटे 18 घंटे भीगने दें, ये अच्छे से सब भीग जाए। कल्ली चूना जो है वो हमें बिना भुजा हुआ काम में लेना है, जिसे पानी में डालने पर वो ज्वलनशील होता है, वो वाला चूना हमें काम में लेना है। इसे हमें रात भर भिगो देना है दोनों को अलग अलग। सुबह एक तीसरे प्लास्टिक के बर्तन में इन दोनों 5-5 लीटर वाले मिश्रण को एक धार से मिक्स करना और लकड़ी से हिलाते हुए रहना है। इस 10 लीटर मिश्रण को मिक्स होने के बाद में हमें किसी कपड़े से अच्छी तरीके से छान लेना ताकि हमारा पंप चूक ना हो। ये जितना भी अब 10 लीटर जो है वो छानने के बाद में बचे 8 लीटर 9 लीटर, उसे हमें 100 से 150 लीटर पानी में मिला देना है। यदि कैंकर बहुत अधिक हो रहा है और हम बारिश के दौरान स्प्रे कर रहे हैं तो 100 लीटर पानी लेना चाहिए। अन्य दिनों में स्प्रे कर रहे हैं तो हमें 150 लीटर पानी ले लेना चाहिए। यानी 150 लीटर पानी जो है वो 1 किलो नीला थोथा और 1 किलो चूने के लिए पर्याप्त है। ये है बोर्डो स्प्रे। बोर्डो पेंट भी इसी के साथ बता देता हूँ, जो मैंने बताया था कि आपको बोर्डो पेंट तनों के ऊपर करना है। जो 10 लीटर हमारा मिश्रण बचेगा हमें उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है। इस बार मैंने जरूर ट्राई किया है, नीम ऑयल मिलाया, अलसी का ऑयल मिलाया है, और करंज ऑयल मिलाया है, और उसे हमें तनों के ऊपर 1.5 से 2 फीट तक पेंट करना है। और यदि स्प्रे करना है तो उसमें पानी मिला करके हमें सॉल्यूशन बना लेना और छान लेना, स्प्रे कर देना। तीसरा मेरा चौथा मेरा स्प्रे 100% जीवामृत। 100% जीवामृत 3 साल या उससे ऊपर से पौधों के लिए है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि जीवामृत प्रॉपर तरीके से बनाया गया हो, प्रॉपर रेशियो से बनाया गया हो। गोमूत्र, गोबर, गुड़ किसी की मात्रा कम ज्यादा ना हो, नहीं तो वो कहीं रिएक्शन ना करता है। 100% जीवामृत। साथ ही जीवामृत तैयार करने के साथ ही हमें एक वैस डिकम्पोजर जो आता है 20 रुपए वाली एक बोतल जो है वो उसी 200 लीटर पानी में मिला लेंगे। यानी हमारा 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, एक 20 रुपए वाली वेस्ट डिकम्पोजर की शीशी, 2 किलो गुड़, 2 किलो चने की दाल का आटा जिसे हम बेसन बोलते हैं, या बाजरे का आटा भी ले सकते हैं, बाजरे के आटे के भी काफी अच्छे परिणाम हैं। 2 किलो गुड़, 2 किलो किसी पीपल या बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी, यदि वो नहीं मिल पाए तो किसी अच्छे तालाब की ह्यूमस वाली मिट्टी,
और अगर ये सब भी नहीं मिल पाए तो अपने खेत की मेड़ की मिट्टी या किसी बड़े पेड़ के नीचे की मिट्टी, जहाँ जीवांश की मात्रा हमारी नजर में अधिक हो, ह्यूमस की मात्रा जो है वो अधिक हो, ऐसी मिट्टी हमें ले लेनी चाहिए और हमें इसे मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। जीवामृत सॉरी हमें इसे बना लेना चाहिए। तो वेस्ट डिकम्पोजर भी इसी जीवामृत के साथ में मल्टीप्लाई होता रहेगा और इसे हमें स्प्रे करना चाहिए। ये एक तरह से ग्रोथ प्रमोटर का काम करेगा। जीवामृत जमीन में भी दे सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मेथड है। ये जो मैंने आपको 4 स्प्रे बताए, इनका मेरा इंटरवल ये रहता है कि प्रत्येक 20 से 25 दिनों में मैं स्प्रे कर लेता हूँ। यानी पहला स्प्रे जो है वो मैंने अपना इंसेक्टिसाइड वाला किया है, ताजा छाछ वाला, छाछ गौमूत्र नीम ऑयल वाला। तो उसके 20 से 25 दिन बाद में मैं सुडोमोनास का स्प्रे कर दूंगा, उसके बाद में मैं जीवामृत का स्प्रे कर दूंगा और उसके बाद में मैं बोर्डो का स्प्रे कर दूंगा। सुडोमोनास और बोर्डो के स्प्रे के बीच में जो है एक कोई सा भी स्प्रे ले लें, क्योंकि सुडोमोनास का काम कैंकर को रोकने में भी बहुत प्रभावी है। तो दोनों स्प्रे कैंकर के हो जाएंगे, इस वजह से बीच में कोई एक स्प्रे ले ले। बारिश के दौरान हम इन स्प्रे के शेड्यूल में चेंज कर दें, सुडोमोनास और बोर्डो का ही स्प्रे करें। बोरॉन की यदि हमें जरूरत लगती है तो सुहागा जो आता है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, वो कर लेना चाहिए। उसके अलावा हमारा शेड्यूल ये फॉलो करना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात ये है कि फूल आने के बाद में जब तक 70% फूल गिर करके फल ना बन जाए तब तक हमें कोई भी स्प्रे नहीं करना चाहिए, तब तक हमें पानी नहीं देना चाहिए, ताकि हमारा फूल जो है वो गिरे ना। फूल आने के जस्ट पहले हम किसी भी तरीके के ग्रोथ प्रमोटर का या एक तरह से कह लें कि विटामिन का ताकतवर कोई टॉनिक का स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से टॉनिक है, सोयाबीन टॉनिक है, सहजन टॉनिक है, सप्तधान्य अंकुर काढ़ा है, उपलों का स्प्रे है, अपना नारियल पानी, हरा नारियल पानी जो हम पीते हैं उसका स्प्रे है। और एक सबसे अच्छा स्प्रे है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट डिकम्पोजर में जो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। यूट्यूब पर काफी वीडियो मिल जाएगी डॉक्टर सुभाष चंद्र राठी की, वो मैंने भी बनाए और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है उसके। मतलब बाजार के किसी चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट से भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट वेस्ट डिकम्पोजर के साथ में बनाए हुए माइक्रो न्यूट्रिएंट के। तो फूल आने के जस्ट पहले हमें इनका स्प्रे कर देना चाहिए, ग्रोथ प्रोमोटर टॉनिक का। और फूल आने के बाद में जब हमारा फल बन जाए और हम अच्छे से पानी देने लग जाए और हमारा स्प्रे शेड्यूल चालू हो जाए, तब हमें एक स्प्रे फिर से कर देना चाहिए, जो पौधों को पोषण जो है वो मिलता रहेगा। विशेष रूप से ध्यान हमें यही रखना है कि पौधे के ऊपर फूल होने के दौरान स्प्रे नहीं करना है और पानी भी नहीं देना है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं हमने जो बगीचा लगाया उसकी मेहनत का फल लेने की, फलों की तुड़ाई, छटाई और उन्हें बेचने के बाद में। नींबू तकरीबन सभी तरह का बिकता है। महाराष्ट्र गुजरात में हरा नींबू बिकता है, हमारे राजस्थान, दिल्ली साइड, हरियाणा साइड में बिल्कुल पका हुआ पीला नींबू बिकता है। तो जहां तक मेरे यहाँ और मेरी स्थितियों की बात है, हमें अच्छे से पीले हुए नींबू को पेड़ से तोड़ लेना चाहिए। यदि हम नहीं तोड़ पाए तो नींबू पकने के बाद में, पीला होने के बाद में अपने आप नीचे गिर जाता है। हमें उस नीचे गिरे हुए फल को उठा लेना चाहिए और उसे मंडी ले जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, फल सारे इकट्ठे करने के बाद में या तुड़ाई करने के बाद में जितना भी खराब नींबू है, कोई कटा फटा नींबू है, कोई साइज में छोटा नींबू है, कोई दागी नींबू है, किसी के ऊपर कैंकर का दाग हो या थ्रिप्स की वजह से फल के ऊपर निशान हो, तो हम उन फलों को ईमानदारी के साथ में अलग कर लेना चाहिए। इससे हमारी गुडविल जो है वो मंडी में बनी रहेगी। और जब नींबू की रेट्स कम होगी तब भी उन परिस्थितियों में भी हमारा माल जो है वो बड़े अच्छे से आसानी से बिक जाएगा। तो इन सारी शॉर्टिंग करने के बाद में, शॉर्टिंग और ग्रेडिंग करने के बाद में हमें साफ पानी से नींबू को अच्छे से धो लेना चाहिए और उसके बाद में थैली में पैक करके मंडी में ले जाना चाहिए। कुछ यहाँ फायदे की बात करता हूँ, बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत बड़ा फायदा दिख के जाती है। हर किसान के पास में अपना खुद का वजन करने के लिए मशीन होनी चाहिए और मंडी में तोल करके और अच्छे से पैक करके ही अपने माल को ले जाना चाहिए। जैसे मैं अपने नींबू को 40 रुपए किलो तक यदि भाव होता है तो 17 किलो पैकिंग करता हूँ प्लास्टिक की थैली में, और उस थैली के ऊपर गिठार लगाने के बाद में नीम की पत्तियां जो है वो लगा देता हूँ और टेपिंग कर देता हूँ। दिखने में भी सुंदर दिखता है, पीले कलर का नींबू, हरे कलर की पत्तियां और बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित पैक थैली। होता यह है कि मंडी में जब जाता है आधा किलो तक वजन का कोई पैसा नहीं मिलता। सपोज कीजिए कि आपका मंडी में गया और आपकी थैली 17 किलो 440 ग्राम की, तो आपको 440 ग्राम का कोई पैसा नहीं मिलेगा। इसके बजाय हम घर से तोल के ले जाएं 17 किलो 100 ग्राम जो है, 100 ग्राम हम एक्स्ट्रा रख लेते हैं एक थैली में,
वो हम तोल करके ले जाएं तो हम जो है इस नुकसान से बच पाएंगे। नींबू एक्चुअली महंगी फसल है, कभी 60 70 80 100 रुपए भी बिकता है, और जरूरत नहीं, यदि हमारा 300 ग्राम नींबू भी जाता है तो एक थैली 17 किलो वाली नींबू से तकरीबन हमारा 1 रुपए किलो का फर्क पड़ता है। यूं समझिए कि 20 रुपए का फर्क पड़ता है। और यदि हम 30 थैली भी मंडी ले जाते हैं और एक थैली में 20 रुपए का फर्क पड़ता है तो 600 रुपए होता है। 600 रुपए में तो हमारी गाड़ी का डीजल निकल जाएगा या हमारा आने जाने का खर्चा निकल जाएगा। दूसरी बात, एक अलग ही पैकिंग में ले जाने से हमारा ब्रांड बनता है, हमारी गुडविल बनती है, हमारी इमेज अलग बनती है, एक अलग ही पहचान रहती है कि भाई हाँ ये उनका नींबू। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हल्का नींबू नहीं भरना है, शॉर्टिंग प्रॉपर तरीके से करनी है, और वजन में बिल्कुल बहुत ही ईमानदारी के साथ में प्रॉपर वजन हम जो है वो हमें देना है। दूसरी ध्यान रखने वाली बात जो ये है कि जैसे जैसे नींबू का भाव बढ़ता जाए हमें उसकी पैकिंग जो है वो छोटी कर देनी चाहिए। जैसे 40 रुपए 30-40 रुपए किलो तक नींबू का भाव है तो हमने उसे 17 किलो में पैक कर लिया। यदि 50-60 रुपए किलो नींबू हो गया तो हमने उसे 10 किलो तक में पैक कर लिया। 70-80-100 रुपए तक पहुंच गया है तो हमने उसे 5 किलो में पैक कर लिया। इसके पीछे रीजन ये है कि जितना बड़ा अमाउंट होगा उस बड़े अमाउंट की वजह से छोटा ग्राहक जो है वो आपकी थैली नहीं खरीद पाएगा, और यदि थैली खोल करके खरीदेगा तो नींबू शॉर्टिंग होगा, अच्छा अच्छा नींबू निकल जाएगा, बाद का नींबू जो है वो आपका कम रेट पर बिकेगा। तो जितनी रेट बढ़ती जाए उतनी पैकिंग छोटी करती जाए, ताकि हर सब्जी बेचने वाले की, हर ठेले वाले की पहुंच में आपकी जो थैली है नींबू की वो रहे। किसी को 5 किलो नींबू ही दिन भर का बिकता है और नींबू का भाव 80 रुपए किलो चल रहा है तो वो आपकी 17 किलो की थैली क्यों खरीदेगा। तो पैकिंग में ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात है। अब आती है नींबू की फसल लेने की बात, कि हमें नींबू की कौन सी फसल लेनी चाहिए, जो बहुत बड़ा इश्यू है। मुझे काफी सारे फोन आते हैं जो मुझे ये पूछते हैं कि भाई साहब हमें तो एक तो 12 मासी नींबू बताओ और दूसरा हमें गर्मियों में ही फल देने वाला नींबू बताओ। ये दो सबसे बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं। 80% फोन कॉल जो है किसानों की ये डिमांड रहती ही रहती है कि हमें ऐसा नींबू का पौधा बताइए जो गर्मी में फल देता हो, हमें ऐसा नींबू का पौधा बताइए जो 12 मासी फल देता हो। तो सभी किसान साथियों, सारे नींबू 12 मासी होते हैं, ये केवल नर्सरी वालों का प्रोपेगेंडा है कि हमारा नींबू 12 मासी है। हमें साल भर फूल आता है सभी नींबू में। फरवरी मार्च में, सॉरी मार्च अप्रैल में फूल आता है, जुलाई अगस्त में फूल आता है, अक्टूबर नवंबर में फूल आता है। इन सब के अलावा भी मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से हम अपना नींबू का फूल सेट कर लेते हैं। मेरा तो अभी भी नींबू में फूल आना शुरू हो गया है, सितंबर में मेरा वो प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। गर्मियों में जहां तक है मैं मना करूंगा कि राजस्थान वालों को या नॉर्थ इंडिया वालों को उपज नहीं लेनी चाहिए। उसका कारण है कि गर्मियों में उपज लेने के लिए हमें अल्टरनेट डे पानी की आवश्यकता होती है। एक दिन छोड़ करके एक दिन पिलाई करनी ही पड़ेगी, नहीं तो नींबू जो है वो सूख जाएगा, प्रॉपर तरीके से विकसित ही नहीं हो पाएगा। तो हम भूमि के ऐसे में जल का दोहन करते हैं। उसके बाद में गर्मियों में सबसे बड़ी बात आती है प्रोडक्शन की। गर्मियों में 40 से 50 नींबू में 1 किलो वजन बैठता है, जबकि बारिश में 22 से 25 किलो नींबू में 1 किलो वजन हो जाता है। और सर्दियों की यदि हम फसल लेते हैं तो हमारा 18, 20, 21 नींबू के अंदर 1 किलो वजन बैठ जाता है। गर्मियों में जो है हमारा नींबू चाहे खेत से 10 किलो निकलो, 20 किलो निकलो, 25 किलो निकलो, उसे हमें मंडी ले जाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप 10 किलो नींबू घर लाए और वो एक दिन पड़ा रह गया है तो ऊपर से उसका छिलका जो है वो सूख जाएगा, नींबू का वजन कम हो जाएगा, फिर वो नींबू मंडी में बिकेगा नहीं। तो आपको 20-50 किलो नींबू के लिए भी मंडी जाना होगा, आपका समय और श्रम उतना ही वेस्ट होगा जितना कि आप 500 किलो नींबू मंडी ले जाए, आपकी ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। अब आती है भाव की बात। सब ये बोलते हैं किसान की गर्मियों में नींबू का भाव बहुत अच्छा रहता है, 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो बाजार में मिलता है। अभी कोरोना के कोविड के इस दौर में तो 200 रुपए किलो तक नींबू रिटेल में बिकता है। लेकिन एक्चुअली गर्मियों में जितना नींबू रिटेल में महंगा बिकता है उतना मंडी में नहीं होता है। अधिकतर नए बगीचे लगाने वाले काश्तकारों को ये पता ही नहीं होता है कि बाजार में 200 रुपए किलो जो नींबू बिकता है मंडी में वो 100 रुपए भी नहीं है। और जैसा अभी बात की जाए, अभी भी ये तो एक निश्चित दिन होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि किसी मंडी में किसी दिन बाहर से सप्लाई ना आई हो तो उस दिन नींबू महंगा बिक जाता है। बाकी गर्मियों में एवरेज 50 से 60 रुपए किलो नींबू का भाव होता है। अभी अगर बात करें तो नींबू मेरे यहाँ मंडी में 40 रुपए किलो बिकता है। सारी सप्लाई बाहर से आ रही है, लोकल हमारे यहाँ पे अभी नींबू हो नहीं पाता है गर्मियों में पानी की कमी की वजह से। तो जब 50 से 60 रुपए आपका नींबू एवरेज मंडी में बिकना है गर्मियों में भी, और उसमें आपको उपज इतनी कम मिलेगी, आपकी उपज बहुत जल्दी सूखेगी, आपको रोज नींबू चुगना होगा, रोज नींबू तोड़ना होगा, रोज आपको मंडी जाना होगा। आपका 45-50 नींबू में 1 किलो वजन बैठेगा, फिर भी आपकी फल की क्वालिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं होगी
तो मैं तो ये सलाह दूंगा कि हमें नींबू जो है वो गर्मियों में नहीं लेना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ मेरे वाले तरीके की। मैं बारिश में भी नींबू लेने की मना करता हूँ। बारिश में नींबू फरवरी मार्च में जो फ्लावरिंग आई है उसका नींबू हमारा बारिश में आएगा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि फरवरी मार्च में हमारी कम से कम फ्लावरिंग आए, और यदि आ भी गई है तो वो गिर जाए, उसका फ्रूट जो है वो ना बनने पाए। उसके लिए मैं आपको चलिए बता देता हूँ, एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि फरवरी मार्च में हमारी फ्रूटिंग ना आए बारिश में, यदि नींबू हमें नहीं लेना है, नींबू की फसल नहीं लेनी, क्योंकि बारिश में कैंकर जो है वो बहुत ज्यादा होता है और फल फटने की समस्या जो है वो बहुत अधिक आती है। तो यदि हमें बारिश का नींबू नहीं लेना है तो जनवरी फरवरी में हमें पौधों की अच्छे से पिलाई करनी है। पौधा स्ट्रेस में नहीं रहेगा तो मार्च में बहुत कम फ्लावरिंग आएगी। फ्लावरिंग आ भी गई है यदि, तो हमें फ्लावरिंग के दौरान पिलाई कर देनी है। पहले मैंने बताया था कि हमें फ्लावरिंग के दौरान पिलाई नहीं करनी है। वो इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमें फ्रूट सेट करना है। लेकिन जहां हमें फ्रूट सेट नहीं करना है, जहां हमें फ्लावर ड्रॉप करने हैं, वहां जो है हमें फूल आने के बाद पिलाई कर देनी चाहिए। फूल आने के जस्ट पहले अच्छे से पिलाई जो है वो रखनी चाहिए, ताकि हमारा जो है फूल जो है वो बहुत कम आए, और आए तो भी वो फूल आए तो भी वो फल में कन्वर्ट ना होता है। उसके बाद में मार्च के बाद में हमें पानी का स्ट्रेस देना है पौधे को, केवल पौधे को जिंदा रखने जितना पानी देना है। तो पौधा अपने आप स्ट्रेस में रहेगा तेज गर्मी की वजह से। केवल महीने में एक पिलाई जो है वो पर्याप्त होगी। मार्च के महीने तक तो पानी जाएगा, अप्रैल के महीने में एक पिलाई पर्याप्त होगी, मई और जून के महीने में मिलाकर के 3 पिलाई पर्याप्त होगी। पौधा स्ट्रेस में रहेगा तो इस वक्त पौधे में फूल आने लगेंगे, जैसे कि मेरे बगीचे में अब फूल आना शुरू हो गए। इस वक्त जो फूल आएगा वो हमारा सितंबर में चलेगा। सितंबर तक बारिश का दौर कम हो जाता है, कैंकर का प्रकोप कम हो जाता है, फल फटने की समस्या नहीं आती है, और बारिश में जो 8, 10, 12, 15 रुपए किलो नींबू का भाव रहता है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि सितंबर में मेरा पिछले 10, 12 साल का कैलकुलेशन है, सितंबर लास्ट से लेकर के अक्टूबर एंड तक नींबू 40, 50, 60, कभी कभार 80 रुपए तक भी गया है। मिनिमम एटलीस्ट 40 रुपए किलो तो भाव रहता ही रहता है। तो हमें 40 रुपए किलो वाला प्रोडक्शन सितंबर अक्टूबर वाला लेना ज्यादा ठीक है, या गर्मियों में 50 नींबू में 1 किलो वजन और 50, 60 रुपए किलो वाला प्रोडक्शन लेना ठीक है? मेरी नजर में ओवरऑल हमें मतलब इस बात से होना चाहिए कि हमारी जेब में पैसा ज्यादा किस तरीके से आता है। यदि सितंबर वाली फसल से हमें ज्यादा पैसा मिलता है, चाहे हमने नींबू 40 रुपए किलो बेचा हो चाहे 20 रुपए किलो बेचा हो, तो हमें वो फसल लेनी चाहिए। गर्मियों में हमने नींबू 100 रुपए किलो बेच लिया लेकिन पैसा अगर कम आया जेब में तो क्या मतलब है? सितंबर अक्टूबर के बाद अभी जो आपकी फ्लावरिंग आएगी उसके बाद में बारिश में फ्लावरिंग सारे नींबू में आती ही आती है, और बारिश गिरती भी रहती है तो भी ये ईश्वर का वरदान है, या बारिश का जो पालर पानी होता है उसका एक तरह से चमत्कार है। बारिश के दौरान आपकी जमीन भी नीचे से गीली रहती है, बारिश गिरती रहती है, लेकिन फिर भी वो फ्लावर ड्रॉप नहीं होता है, वो तकरीबन सारा फ्लावर जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मई जून में जो आपकी फ्लावरिंग आई थी वो आपकी सितंबर अक्टूबर में चल जाएगी। बारिश के दौरान जुलाई अगस्त में जो फ्लावरिंग आई है वो आपके नवंबर दिसंबर में चलती रहेगी, और सितंबर में निराई गुड़ाई करने के बाद में अक्टूबर में जो आपकी फ्लावरिंग आई है वो हमारी जनवरी फरवरी मार्च तक चलती रहेगी। बस मेरा तो यही शेड्यूल रहता है। बारिश में बहुत कम नींबू आता है, सितंबर से अच्छा प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, अच्छा भाव मिल जाता है। सर्दियों में अच्छा प्रोडक्शन रहता है लेकिन भाव 20 रुपए के समथिंग मिल पाता है। जनवरी लास्ट से लेकर के फरवरी और मार्च फर्स्ट वीक तक फिर से अच्छा भाव मिलने लग जाता है और प्रोडक्शन चालू रहता है। मार्च फर्स्ट वीक तक या फरवरी लास्ट तक, मार्च फर्स्ट वीक तक जो है वो मेरा सारा प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। पौधों को भरपूर पानी पिला देता हूँ ताकि मार्च की फ्लावरिंग जो है वो ना आए। मार्च की फ्लावरिंग नहीं आएगी तो मई जून में अपने आप थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएगी, जुलाई में अच्छी से फ्लावरिंग आएगी। ऊपर जैसा मैंने आपको चर्चा की थी कि नींबू का सारे पौधे 12 मासी होते हैं, आप किसी भी नर्सरी वाले के चक्कर में मत उलझिए कि हमें 12 मासी पौधा जो है वो दीजिए। नींबू के सारे पौधों पर साल में 3 बार फूल आते हैं। फरवरी मार्च में फूल आता है, जून जुलाई में फूल आता है, अक्टूबर नवंबर में फूल आता है। इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। फरवरी मार्च में आने वाले जो बहार है उसे हम अम्बे बहार कहते हैं। जून जुलाई में आने वाली जो फूल है उसे हम मृग बहार कहते हैं, और अक्टूबर नवंबर में जो फ्लावरिंग आने वाली उसे हम हस्त बहार कहते हैं।
यदि गर्मियों का ही नींबू लेने की इच्छा है कि हमारे पास में तो पर्याप्त पानी है, हमारी जलवायु जो है वो सूट करती है, हम महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और हमारे यहाँ पे गर्मियों में नींबू अच्छा होता है, तो आपको जो है सितंबर वाली खुदाई थोड़ी सी लेट करनी चाहिए। आपकी फ्लावरिंग जो है वो अक्टूबर में ना आकर के नवंबर दिसंबर में आए, आपको इस तरीके का प्रयास करना चाहिए। तो जितनी लेट फ्लावरिंग आएगी वो उतनी लेट आपकी गर्मी में चलेगी। नवंबर दिसंबर में फ्लावरिंग आएगी तो वो आपकी मार्च अप्रैल मई जून में चलती रहेगी। तो आपका गर्मियों में जो फल लेने की इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। फरवरी मार्च में जो फूल आया वो आपका जुलाई अगस्त में फ्रूट बन के तैयार होगा। जून जुलाई में फ्रूट आया वो अपेक्षाकृत कम समय में तैयार हो जाता है। बारिश के पानी की वजह से अक्टूबर नवंबर में जो है उसकी तुड़ाई हो जाती है। अक्टूबर नवंबर में जो आता है वो आपका जनवरी फरवरी मार्च में उसकी हार्वेस्टिंग जो है वो चलती रहती है। अच्छा, दूसरी बात, 12 मासी का मतलब ये होता है कि आपका मेन सीजन जो है वो एक ही रहेगा। 4 महीने के दौरान आपको 70% प्रोडक्शन मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ 30% प्रोडक्शन, बचा हुआ 30% जो उत्पादन है वो आपको बचे हुए 8 महीनों में धीरे धीरे मिलता रहेगा। 12 मासी का मतलब ये नहीं होता है कि हमें जितना फल जनवरी में मिला है उतना ही फल हमें फरवरी में मिल जाए, मार्च में मिल जाए, अप्रैल में मिल जाए, नवंबर में मिल जाए, सितंबर में मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। मेन सीजन जो है वो एक ही रहेगा और बाकी का जो है उसमें मेन सीजन में 70% का रिबन उत्पादन जो है वो निकल जाएगा और बाकी का जो है वो धीरे धीरे आपका चलता रहेगा। तो इस तरीके से नींबू जो है वो 12 मासी होता है। फ्रूटिंग जहां तक लेने की बात है, काफी देर से मैं इसके ऊपर बता रहा हूँ। मैं जहाँ मना करता हूँ कि गर्मी में फ्रूटिंग नहीं लेनी चाहिए, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से कुछ किसान साथी होंगे, उनके वहाँ मानसून भी जल्दी आ जाता है, उनके वहाँ का मौसम भी थोड़ा सूट करता है। गुजरात में भी कुछ जगहों पर मौसम सूट करता है कि वो लोग गर्मी की फसल ले सकते हैं। तो किसान साथियों को करना ये है कि हमें अपनी जो मंडी है उसका एनालिसिस करना है, जहां हमें नींबू बेचना है उसका एनालिसिस करना है, मार्केट का एनालिसिस करना है कि हमारे यहाँ पर साल के वर्ष भर के विभिन्न महीनों के दौरान भाव क्या रहता है और उसके बाद में हमें अपनी मेन हार्वेस्टिंग जो है उसे डिसाइड करना चाहिए कि हमारा मेन सीजन जो है वो कब रहेगा, जहां हमें 70% प्रोडक्शन जो है वो लेना है। केवल आप ये मत सोचिए कि हमें गर्मी में ही फल लेना है और केवल ये मत सोचिए कि नहीं हमें गर्मी का फल तो लेना ही नहीं है। हम इस तरीके से सेट कर सकते हैं पौधे को स्ट्रेस वाटर मैनेजमेंट के द्वारा, इरिगेशन मैनेजमेंट के द्वारा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के द्वारा, कि हम जो चाहें वो हमारा एक मुख्य सीजन हो जाए। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर जो है वो मुख्य सीजन रहे, तो उसके लिए मैं मैनेज करता हूँ कि मैं जनवरी फरवरी में पौधों को पानी दे देता हूँ, फूल आने फरवरी मार्च में फूल आने के बाद पौधों को पानी दे देता हूँ, उसके बाद में पौधों को स्ट्रेस दे देता हूँ। तो मेरा मई जून से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है जो धीरे धीरे चलती रहती है, मई जून और जुलाई अगस्त तक चलती रहती है। तो 4 महीनों तक फ्लावरिंग आई तो नेचुरल है कि 4 महीने तक जो है हार्वेस्टिंग चलेगी। उसके बाद में सितंबर महीना जो है वो सारा मेंटेनेंस और इन सारे कामों में निकल जाता है। आधा अक्टूबर भी फूल आने के इंतजार में निकल जाता है। आधा अक्टूबर 15 से 20 अक्टूबर के बाद में फूल आना शुरू हो जाता है। अक्टूबर और पूरे नवंबर महीने के दौरान फूल आता रहता है, वो हमारा फरवरी तक चलता रहता है। तो हम जैसा चाहे वैसा सेट कर सकते हैं। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि यदि हमने जुलाई अगस्त में या मई जून जुलाई अगस्त में अच्छे से फ्लावर सेट कर लिया और हमारे पौधे के ऊपर फलों की संख्या पूरी है, तो जो आने वाला जो फूल का टाइम है वहां हमारा फ्लावर ऑलरेडी कम आएगा, फ्रूट ऑलरेडी कम आएगा, क्योंकि पौधे के ऊपर फल है, जो मैंने अब तक अनुभव किया है। यदि जुलाई में हमारे पौधे के ऊपर पर्याप्त मात्रा में फल है जो सितंबर में पकने वाला है, तो पौधा फूल जो है वो कम मात्रा में देगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली। और इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर में जो फूल आते हैं वो भी कम आएंगे। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं कि हमारा मेन सीजन जो है वो कौन सा हो। अब आती है तुड़ाई के बाद में मंडी बेचने की, तो मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको इस तरीके से मंडी बेचना है। यदि हम ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं और उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो मैंने जो अब तक मेरे प्रयास किए हैं, तुड़ाई के बाद में, नींबू की तुड़ाई के बाद में अचार बनाने का। सॉरी, मैं अपने नींबू का अचार बना लेता हूँ। अचार बनाने की मेरी कहानी थोड़ी सी दिलचस्प है। मेरे कुछ ऑर्गेनिक किसान साथियों को गेट टुगेदर के लिए हम लोग सोशल मीडिया से परिचित थे, या आपस में एक दूसरे से नहीं मिले थे। तो हम लोगों ने एक गेट टुगेदर रखी, वहाँ ये सब लोग 15-20 हमारे किसान साथी घर आए। घर में खाने में इन्होंने नींबू का अचार जो है मम्मी के हाथ का बना हुआ वो खाया, काफी टेस्टी लगा। तो जो अच्छे मित्र किसान साथी थे उन्होंने कहा कि माता जी ये अचार तो हम ले जाएंगे, हमारे लिए भी बनाना। तो मम्मी ने 10-12-15 किलो का अचार बना दिया।
मैंने कोरियर के द्वारा उन सभी किसान साथियों को भेज दिया। वो अचार उन लोगों को इतना पसंद आया, उनके अड़ोसी पड़ोसियों को इतना पसंद आया और उनके रिश्तेदारों को इतना पसंद आया कि अगले साल उन्हीं सभी किसान साथियों की फिर से डिमांड आएगी, हमें तो ज्यादा अचार चाहिएगा। तो अगले साल हमने 40-50 किलो नींबू का अचार बनाया। इसके बाद में इन्हीं साथियों ने मुझे एडवाइस किया कि यार जब इतना टेस्ट आपके नींबू का अचार का अच्छा टेस्ट है तो आप इसका अचार क्यों नहीं बनाते हो। तो फिर मैंने इसका कमर्शियल जो है वो शुरू किया और मैं अपने अब नींबू का अचार बनाता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से ही मैं मार्केटिंग करता हूँ और कुरियर के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में जो है मैं अपना अचार कहीं भी भेज पाता हूँ। जहाँ कुरियर सुविधा नहीं होती है वहाँ इंडियन पोस्ट जो है, भारतीय डाक विभाग जिंदाबाद है, वहां से भेज देता हूँ। नींबू पानी बनाया जा सकता है, नींबू का जूस बनाया जा सकता है। बहुत से उपाय हैं यदि किसान सोचे तो। नींबू के छिलकों का अलग उपयोग किया जा सकता है, नींबू के जूस को अलग से बेचा जा सकता है। इस तरीके से हम यदि फसल लेने के बाद में, हार्वेस्टिंग के बाद प्रोसेसिंग लाइन में जाते हैं तो हमें जो है वो मुनाफा बहुत अधिक मिल जाता है, बहुत अधिक हो सकता है। हालांकि मैं अपने नींबू का तकरीबन 15 से 20% उपज का ही अचार बना पाता हूँ और बेच पाता हूँ। बना पाता हूँ तो नहीं, बेच पाता हूँ कहीं भी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मार्केटिंग नहीं कर पाता हूँ, इतना समय नहीं मिल पाता है, अकेला बंदा हूँ। लेकिन जो किसान साथी इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो अपने नींबू का अचार बना करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ में मैं अपनी तरफ से इस चर्चा को विराम देना चाहूंगा। अब मैं चाहूंगा कि आप सभी साथियों की जो भी क्वेश्चन आंसर वो हो जाए, या जैसा भी संचालक महोदय आप सभी लोग सुन रहे होंगे, जैसा भी आपको नेक्स्ट लगता है वो आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जैन जी। हेलो जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है किसानों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझाया कि कैसे कैसे जो है नींबू का प्रबंधन करना है, उसका कब फूल लेना है, कब मार्केटिंग करनी है। तो बहुत बढ़िया आपने जो है इस पर अपना अनुभव शेयर किया। तो सुरेश जी, जो भी चैट बॉक्स में हैं जिनके हैंड रेज हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं। आई थिंक माइक खोल दिए जाए सबके। सर पहले क्वेश्चन सर हैंड रेज वाले का, हैंड रेज वालों का ले लेते हैं। जी ओम जी यादव। आप पहले अपना परिचय देंगे, उसके बाद ही आप सवाल पूछ सकेंगे। के विषय में जो सवाल हो, आपके जितने भी हैंड रेज हैं एक एक करके पहले आपका परिचय दीजिए और सवाल फोन करे था यार। सर माफी चाहूंगा सर, नेटवर्क इशू काफी हो रहा है सर। तो आप अपना चैट बॉक्स में सवाल रख दीजिए, हम आपका चैट। सर क्लियर है तो मैं, छोटा सा सवाल है सर, ज्यादा नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था सर, जैसे अभी आपने जो बताया था फरवरी मार्च में जो फ्लावरिंग होती है, उस फ्लावरिंग का जुलाई अगस्त में आता है, लेकिन इस बार मैंने फरवरी के अंदर कंप्लीट हार्वेस्ट कर लिया था। येलो लेमन हो गया था पूरा, तो उसको हार्वेस्ट कर लिया था। लेकिन अभी जो है उसके बाद ही फ्लावरिंग कब आई, नो आइडिया। लेकिन अभी आपके हिसाब से, चने के हिसाब से, चने से थोड़ा मोटा मोटा हो रहा है सर, तो मुझे बता पाएंगे सर कि इसको रोकना चाहिए या फिर इसको हटा देना चाहिए सर? हेलो, नहीं, इसे आप रहने दीजिए। हाँ मैं बाद में बात करूँ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। चने के आकार को जो नींबू हो रहा है इसे आप अभी रहने दीजिए, क्योंकि ये आपका अगस्त के बाद में ही चलने वाला है, उससे पहले नहीं चलेगा। तो ये आपको अच्छा भाव दे करके जाएगा। बारिश में एक्चुअली भाव नहीं मिलता है नींबू का, और कैंकर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। बस ध्यान यही रखिएगा कि कैंकर से जो है वो इफेक्टेड ना हो फ्रूट। तो बोर्डो स्प्रे और सुडोमोनास स्प्रे जो है वो कंटिन्यू कीजिएगा, निश्चित रूप से अच्छा प्रोडक्शन और अच्छा। एक छोटा सवाल और था सर, ये जो बायो फर्टिलाइजर होते हैं, हमें कुछ इनका ऑथराइज डीलर के बारे में पता चल सकता है क्या सर? कहाँ से ले सकते हैं हम इनका? जयपुर डिस्ट्रिक्ट में सर। देखिए, आप जयपुर में आपका
नजदीकी जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ सभी जगह मिलता है, जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है वहाँ मिलता है। जयपुर का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा अजमेर में राष्ट्रीय बीज या मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में जो है वो सारे बायोकल्चर बनाते हैं, वहाँ मिल जाता है। यदि वहां से अरेंज ना हो पाए तो काफी सारी कंपनियां जो बायोकल्चर बनाती है, मैं वैसे तो किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसानों के भले के लिए बताना चाहता हूँ कि टी सेंस है, आईपीएल है, मल्टीप्लेक्स है, ये ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हैं। लेकिन ध्यान में यही रखना है, यदि हम बाजार से या किसी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से खरीदे, फ्रेश बना हुआ लेना है, बहुत ज्यादा पुराना नहीं लेना है। और जो बायोकल्चर हमें लेना है उसकी सीएफयू वैल्यू जो है वो अच्छी हो। सीएफयू वैल्यू यानी कॉलोनी फार्मिंग यूनिट, 1 ग्राम या 1 ml के अंदर जीवाणुओं की संख्या, वो हमें थोड़ा सा देख लेनी है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट जैन सर, हेलो। ये अपना परिचय दीजिए पहले सुशील जी। वीरेंद्र सिंह जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मैं वीरेंद्र बोल रहा पानीपत हरियाणा से। जी बोलिए सर, जी, ये जो बायोकल्चर सवाल आपने बताया, सूडोमोनास है जैसे, और बेवेरिया बेसियाना है, और एनिसोप्ली वगैरह है, जी, इसके लिए जी। कोई ऑनलाइन शॉपिंग की भी है क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ कहीं नहीं आप मिल पा गूगल रहे। सर्च करिए ना, आप गूगल सर्च कीजिए, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बिगाट है, अपना नाम फार्म की है, बहुत सारी एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। गूगल पर आप ट्राइकोडर्मा लिख करके सर्च कीजिए, सूडोमोनास लिख करके सर्च कीजिए। यदि सूडोमोनास लिखे तो सूडोमोनास की स्पेलिंग जो है वो पी से शुरू होगी, यदि आप इंग्लिश में लिखे तो ठीक गूगल है सर्च सर। करेंगे तो आपको ये सारे प्रोडक्ट इनके सप्लायर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। वेलकम। एसपी चौधरी जी, इनका हैंड रेज है सर, पूछिए एसपी चौधरी जी, अपना परिचय दीजिए और आपका सवाल रखिए। हेलो पूछना केमिकल फंगिसाइड कितने दिन बाद सूडोमोनास का? सर, अपना परिचय दीजिए पहले, आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं? मेरा नाम सत्य प्रकाश, मैं डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं पूछना जी चाहता जी हूँ जी, अब अपना सवाल रखिए। केमिकल फंगिसाइड का स्प्रे और ड्रेंचिंग करने के बाद सूडोमोनास की ड्रेंचिंग और स्प्रे करनी चाहिए, कितने दिन बाद करनी चाहिए? कम से कम 15 दिन का गैप होना चाहिए। यदि आपने कोई भी केमिकल फंगिसाइड दिया है, हाँ सर। या आपने जमीन में कोई भी केमिकल किसी भी रूप में दिया है, तो आप उसे कम से कम 15 दिन का गैप तो रखिए ही रखिए। डिपेंड करता है कि वो केमिकल कितने दिनों तक प्रभावी है, क्योंकि बायोकल्चर जो है वो तो हमेशा ही प्रभावी रहते हैं मिट्टी में, वो तो हमेशा ही काम करेंगे। लेकिन आपने जो केमिकल दिया उसका इफेक्ट कितने दिनों तक रहता है, वो केमिकल कैसा है, सिस्टेमिक है, कॉन्टैक्ट है, इन सभी चीजों के ऊपर मैंने डिपेंड करता है। सिस्टेमेटिक फंगिसाइड का स्प्रे किया था सर। हाँ, ओवरऑल यूं बात करें तो 15 दिन 20 दिन बाद में जो है हम बायोकल्चर दे सकते हैं, लेकिन बायोकल्चर देने के बाद में 2-3 महीने तक आप केमिकल का प्रयोग, केमिकल देने के बाद में बायोकल्चर का प्रयोग करना वो बहुत छोटा सा विषय है। लेकिन बायोकल्चर देने के बाद में यदि आप केमिकल फंगिसाइड का या केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करेंगे तो फिर वो बायोकल्चर खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और कहना चाहूंगा आपको, आपकी जो समझाने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और जितनी सरल तरीके से आपने समझाया, वो बिल्कुल आपके सुनने के बाद नींबू की खेती बेहद आसान लगने लगी सर। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नेक्स्ट ये FEF33 ये कोई है, नहीं तो संदीप कुमार चंदरिया जी हैं। संदीप हाँ। जी, परिचय नमस्कार दीजिए, अपना सवाल रखिए। नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार मैं संदीप पंडालिया भिलौड़ा से हूँ, आप ही के होम। जी। अच्छा, बिल्कुल सर, ये नींबू जी। में पर्ण संकुचन रोग के लिए क्या है, कौन सा स्प्रे करें सर? कौन से रोग के लिए? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। पर्ण संकुचन रोग के लिए, पत्तियां मुड़ रही है सर। पत्तियां मुड़ रही है, पत्तियां मुड़ने का बहुत से रीजन है।
कि पत्तियां लीफ माइनर की वजह से इफेक्टेड है या थ्रिप्स की वजह से इफेक्टेड है। हाँ। यदि आप मेरा नंबर जो है इस पिछली क्लास में होगा या अभी इसमें नंबर है शेयर तेरे कर पास? दूंगा। नंबर है मेरे हाँ, तो पास। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए। और वैसे मैंने स्प्रे शेड्यूल में जो मेरा इंसेक्टिसाइड वाला स्प्रे बताया था आपको, नीम ऑयल, गोमूत्र और छाछ वाला, हाँ 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 यदि वो आप शेड्यूल के साथ में करेंगे तो हाँ। 80% तक आपको बीमारियों से वैसे ही निजात मिल जाए। अच्छा। नींबू की फार्मिंग करते हैं तो ये मत सोचिए, या किसी भी तरीके की फार्मिंग करते हैं तो किसान हाँ की हाँ। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि हमें बीमारी आने के बाद में इलाज करना है। हमारी अच्छा। सोच ये होनी चाहिए कि हमारा पौधे में बीमारी आएगी, हाँ, बाहर से प्रिवेंटिव भी ना निकले। टेक्निक। हाँ सर। बस वो सबसे ज्यादा अच्छा है कि बीमारी आए ना। तो आप मैंने जो स्प्रे शेड्यूल बताया है वो फॉलो हाँ कीजिए, 80% तक बीमारी आपको नहीं आएगी। चारों स्प्रे प्लस ग्रोथ प्रमोटर प्लस ट्राइकोडर्मा एंड सुडोमोनास की रेंज। अच्छा जी सर, धन्यवाद साहब। हाँ थैंक यू। पूछिए सर। हरमीत जी, हाँ जी पूछिए सर, आपका हैंड रेज है, अपना परिचय दीजिए सर। हेलो सर, आपने जो हैंड रेज किया हुआ, आप पूछिए सवाल सर, अपना परिचय दीजिए प्लीज। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है सर का? बोलू के सर? हाँ जी पूछिए सर। हाँ जी, मेरा नाम महेश मोदी है। मैं नमस्ते। जबलपुर मध्य प्रदेश से हूँ। जी मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ जी और मेरे को कुछ नींबू लगाने हैं। जी तो उसके लिए मेरे को जानकारी ये चाहिए कि 1 एकड़ में कितने पौधे नींबू के लगेंगे। आपने 20 बाई 20 पे बताया है, जी। तो उसके हिसाब से करीब करीब जो है 100 सवा 100 जो पौधे जो भी लगे वो लगेंगे। 140 प्लांट, 136 से 140 प्लांट एक एकड़ में आएंगे। 20 बाई 20, 18 बाई 18 से 144 प्लांट्स आएंगे। हाँ, जो भी आवे, मतलब जी 20 बाई 20 पे अपने को लगाना है। जो भी आवे उससे जी उपज जो है, अब जो आपने बोला 30 साल आएगी, राइट? बिल्कुल। तो अभी 1 साल के अंदर पहले जैसे 4थी साल 5वीं साल उपज कम आएगी। नहीं, तीसरा साल खत्म होते होते पहले आप अपना क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, फिर मैं आंसर देता हूँ। आप जो उपज जो आएगी जी 30री साल खत्म होते होते थोड़ी उपज आएगी, उसके बाद में 4थी साल, फिर 5वीं साल बढ़ेगा। जी तो इसमें टोटल कितनी आय होगी, ये जी कुछ अंदाज आप बता सकते हैं? जी बिल्कुल। अभी इसी बारे में बात करते हैं। तीसरा साल खत्म होते होते आपको 25 से 30 किलो प्रोडक्शन मिलेगा, यदि सब कुछ अच्छे से चल रहा है, आपका बगीचा अच्छे से चल रहा है। चौथा साल खत्म होते होते आपको 40 से 50 किलो 60 किलो तक पर प्लांट पर ईयर, प्रति पौधा प्रति वर्ष मिलेगा। और पांचवा साल खत्म होते होते आप 80 से 100 किलो पर पहुंच जाएंगे। 80 से 100 किलो जो है ये एक आदर्श उत्पादन है एक पौधे का पूरे वर्ष का। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपके डेडिकेशन के ऊपर, आपकी लगन, मेहनत, समर्पण, कार्यक्षमता, आपकी समझ, आपकी टाइमिंग, कि आप कितना समय देते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इससे प्रोडक्शन कितना बढ़ा पाते हैं। सामान्य प्रोडक्शन, नॉर्मल प्रोडक्शन की जो बात करते हैं 5 साल के पौधे से, वो 80 से 100 किलो होता है। और उसके बाद में ये प्रोडक्शन जो है वो करीब करीब स्टेबल रहता है पौधे की अपनी उम्र तक। यदि 100 किलो से ऊपर हमें जाना है तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी, शेड्यूल का कड़ाई के साथ में पालन करना होगा और समय देना होगा। मेरा एवरेज 150 किलो से ऊपर था पर प्लांट पर ईयर। ओके, आपका जरा मोबाइल नंबर शेयर करेंगे क्या सर? जी, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा या कोई भी साथी दे देंगे, संचालक महोदय में से कोई भी दे देंगे। व्हाट्सएप भी अवेलेबल है मेरे नंबर पर। हाँ, तो अभी अगर दे दे तो मैं लिख लूं तो? 999827 हाँ 98700 98700 जी। धन्यवाद सर। ओके बस, वेलकम। नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार, हेलो सर, और अपना सवाल रखिए। जी। मैं पुष्पेंद्र कुमार पुंडे, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ जी सर। मैंने पिछले जुलाई में अभिषेक जी, मैं पिछली जुलाई में साई सरबती के पौधे लगाए थे जी। ये CCR
CCRI नागपुर से ही मैंने मंगवाए थे। जी। नेटवर्क इशू है कुछ केंद्र जी। हेलो। जी सर। हेलो, दोबारा बोलिए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पाई। अभिषेक जी मैं बोल रहा हूँ, मैं पिछली जो जुलाई थी उसमें जी साई सरबती के पौधे लगाए थे नींबू के। ठीक है। उसके अलावा मैंने फूले सरबती भी लगाया था। ठीक है। लेकिन हम मेरे यहाँ पे जो मिट्टी है वो बलुई दोमट मिट्टी है, जी और यहाँ पे मेरे यहाँ पे नहर का पानी लगता है। जी तो इसमें मैंने महसूस किया है कि जो मेरे साई सरबती तो बहुत अच्छा चल रहा है, जी। लेकिन जो दूसरा मेरा ये फूले सरबती है उसमें इतनी फूले अच्छी सरबती। ग्रोथ नहीं आ हाँ जी, उसमें इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आ पा रही है। एक्चुअली साई सरबती जो है वो फूले सरबती के बाद का अपडेटेड वर्जन है। अच्छा सर। तो फूले सरबती के मुकाबले साई सरबती जो है वो अच्छा जी रहेगा निश्चित रूप से। हाँ, तो मैं यही देख पा रहा हूँ। दूसरा सर, ये मुझे आपसे जानकारी ये चाहता हूँ मैं जी। कि ये जो हम नहर का पानी लगाते हैं, क्या ये नींबू के लिए उपयुक्त है या नहीं है? देखिए नहर के पानी, मेरे यहाँ तो नहरें होती नहीं है, तो जी मैं नहर के पानी की तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अच्छा जी पानी हो, मीठा पानी हो, खारा पानी नहीं। और नहर में जी खारा पानी नहीं आएगा ये निश्चित रूप से हम सभी जानते जी, मीठा पानी है क्योंकि गंगा की नहर है। हैं। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ कि नहर में खारा पानी नहीं आएगा, ये हम अच्छे जी से जानते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बिंदास होकर के लगाइए। ठीक हरियाणा है सर। पंजाब में किन्नू की बागवानी करने वालों को तो केवल नहर का पानी ही चलता है, बोरिंग का अच्छा पानी अच्छा चलता सर। ही नहीं है। जी जी तो जी, नहर का पानी निश्चित रूप से अच्छा है, बिंदास बेफिक्र होकर के लगाए। ठीक, धन्यवाद सर। कैलाशी जी का हैंड रेज है, कैलाशी हाँ। कुमावत जी जयपुर से। अपना अच्छा। अपना प्रश्न रखिए। ओके। कैलाशी जी आप हैं क्या? हेलो। नहीं सर, अभी शायद वो हट गए हैं। चलिए कोई बात नहीं। सुशील कुमार जी, आप अपना प्रश्न रखिए। सुशील जी शायद उनका प्रवीण सिंह जी आप अपना प्रश्न रखिए। हाँ, मैं भरूच गुजरात से बोल रहा हूँ। अभिषेक जी नमस्कार। नमस्कार। मैंने आपसे पर्सनली भी 1-2 बार बात की है। जी जी सर। अभी मेरा लेमन में मतलब कुछ फ्रूट फ्लाई की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, तो उसके लिए उसके बारे में कुछ जानना चाहता था। सिट्रस फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आता है वो लगाइए, उसके हाँ जी। अंदर सिट्रस के लिए स्पेशल ल्योर आती है वो लगाइए। सब्जियों के लिए अलग से ल्योर आती है, हाँ फ्रूट्स के जी। लिए अलग से आती है, और सिट्रस फ्रूट्स के लिए अलग से ल्योर आती है। आप हाँ जी। नेट पर सर्च करेंगे आप, हाँ जी। तो आपको मिल जाएगा। और वो सर एक लगाइए सवाल था। जी। और एक सवाल यही था कि सर मैं ड्रिप से पानी चलाता हूँ, क्या उसके ड्रिप के बावजूद भी फ्लोरिफिकेशन देना जरूरी है क्या? ड्रिप से चल जाएगा? नहीं, चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं, पानी की मात्रा पर्याप्त है, ड्रिप से पर्याप्त हाँ मात्रा में पौधों को पानी मिल रहा है, तो चल हाँ। जाएगा, अच्छा कोई जी, दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सर। वेलकम। ओम यादव जी जयपुर से अपना प्रश्न रखिए। जी ओम जी। सॉरी सर, वो एक सवाल और रह गया था मेरा। सर मेरे पौधों की है ना कैनोपी खराब हो रखी है सर, कोई टेढ़ा हो रखा है, कोई कुछ हो रखा है। जी तो मैं इनका सर अगर कटाई छटाई अच्छे से करके मैं इनको सीधा खड़ा कर सकता हूँ क्या सर? वैसे बिल्कुल। अगर बगैर कटाई छटाई के नहीं हो पाएंगे सर? बिल्कुल कर पाएंगे, यदि आपके पौधे पर अभी फ्रूट नहीं है। तो इसमें सर हाँ, क्रॉप नहीं है सर। हाँ, तो आप अभी भी कर सकते हैं, और यदि फ्रूट है तो आप सितंबर में क्रॉप लेने के बाद में पौधों की प्रूनिंग कर लीजिए, नीचे से 2 फीट तकरीबन जो है वो सारी डालियां निकाल लीजिए, पौधे को अच्छे से गोलाई दे दीजिए, ताकि नेक्स्ट जो फुटान होगी वो प्रॉपर सही शेप में होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। कैलाशी जी आपने फिर से हैंड रेज किया है, अपना प्रश्न रखिए। सुशील कुमार जी आप जो भी अवेलेबल हो। जी सर। इस समय का ध्यान सुशील रखते कुमार। हुए। जी सुशील जी। नमस्कार सर। सर मैं पानीपत हरियाणा से बात कर रहा सर मैं, अभिषेक जी। अच्छा, तो जैसे मैं इसकी जो मेरे को अभी फ्रेश बाग लगाना है, बगीचा लगाना जी। पानीपत हरियाणा में कोई ऐसा है जहाँ से मैं मतलब एक विश्वास पात्र से पेड़ लगाता हूँ? क्योंकि मेरे गांव में कई लगवाए थे, और उनका या तो नींबू वो गलगल मोटा नींबू जो होता है वो हो गया, और हाँ, थाई उन्होंने नींबू।
वो फसल ली थी उनने। क्या कोई ऐसा है हरियाणा में जो विश्वास पत्र जो हम अच्छी जगह से उसको परचेज कर सकते हैं? आप मुझे पर्सनल में कांटेक्ट कीजिएगा। रेवाड़ी में कुछ मेरे किसान साथी हैं, उनका नर्सरी का काम है, तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा दूंगा, आप अपने लेवल पर बात कर लीजिए। अच्छा सर, अभिषेक जी, एक क्या हम साथ में कोई और पौधा भी लगा सकते हैं इसमें? ये 4-5 साल तक, जैसे ये रेड लेडी पपीता है जो 5 साल तक इसकी क्रॉप होती है। मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूंगा आप ही के साथ में, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लेट आया है, जबकि बहुत जल्दी आ जाना चाहिए, क्योंकि काफी सिमिलर क्वेश्चन है। बहुत से किसान साथियों का ये क्वेश्चन रहता है कि हम इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, या हम कोई दूसरी फसल पपीता या ऐसी कोई फसल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो साहब, एक लाइन में सीधा जवाब ये है कि यदि आप सक्षम हैं तो आपको बीच में कोई भी फसल नहीं लेनी चाहिए, ना इंटरक्रॉपिंग, ना पपैया, ना और कुछ। यदि आप सक्षम नहीं है कि हमारा तो खर्चा इसी से चलेगा, हमें इसी से कुछ कमाना है, तो आप इंटरक्रॉपिंग भी ले सकते हैं, पपैया की फसल भी ले सकते हैं, या दूसरी कोई भी फसल ले सकते हैं। इसके पीछे बेसिक रीजन जो है वो ये है कि जब हम इंटरक्रॉपिंग लेते हैं तो इंटरक्रॉपिंग में फील्ड क्रॉप आती है, वो हमारी 2 से 3 महीनों के अंदर कटने वाली, हार्वेस्टिंग वाली होती है। तो मानव स्वभाव है कि हमारा ध्यान उस 2 से 3 महीने में पैसे देने वाली फसल के ऊपर जो है वो ज्यादा रहता है, और जो हमारा मेन उद्देश्य जिसका हमने बगीचा लगाया है वो थोड़ा सा पीछे रह जाता है, हम उसकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि जब हमारी इंटरक्रॉपिंग लगी हुई है तो हमारे नींबू के पौधे को ठीक से हवा नहीं मिल पाती है, ठीक से धूप नहीं मिल पाती है, और ठीक से स्प्रे नहीं हो पाता है, या बिल्कुल स्प्रे हो ही नहीं पाता है। उस दौरान पौधे की ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। फिर किसान साथियों की शिकायत आती है कि साहब हमारा बगीचा तो 3 साल में नहीं चला, 4 साल में चला, 5 साल में चला। तो उसका मेन रीजन ये होता है, पौधा 3 साल में तभी चलेगा ना जब हम उसकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर करवाएंगे। तो यदि आप सक्षम है तो कुछ भी मत लीजिए, और यदि आप सक्षम नहीं है तो बिल्कुल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक पपैया की बात है, पपैया लेने का अपना एक अलग शेड्यूल है। मेरे हिसाब से तो पपैया 6x6 दूरी पर ही लगना चाहिए, उससे अधिक पर नहीं लगना चाहिए। यदि आप इंटरक्रॉपिंग में लेंगे तो आपकी दूरी बहुत अधिक रहेगी, और दूरी अधिक रहेगी तो पाला लगने की संभावना जो है वो बहुत ज्यादा। गणेश पाली राजस्थान से। गणेश जी, अपना प्रश्न रखिए। हाँ जी, जैसा कि आपने कहा कि समय बहुत कम है, तो मैं एक लाइन में बात खत्म करूंगा। ये बिल्कुल। अभिषेक जैन जी जो है, हमारी पहले भी बातचीत हो रखी है इनसे। उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक, मैंने फोटोज वगैरह भेजी थी अपने नींबू के बागान की, मेरे पिताजी करते हैं। उन्होंने बड़े ही शांति से देख के इन्होंने पूरा सलाह वगैरह दी, और हमारी जो ग्रोथ है नींबू की वो होने लगी है। तो मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा आपके इस वेबिनार के माध्यम से। बस मैं यही एक बोलना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाशी जी, आप अगर हैं तो अपना प्रश्न रखिए प्लीज। सुरेश जी, समय काफी हो चला है, मैं समझता हूँ कि 9:30 से भी ज्यादा हो गए, तो जो भी 1-2 क्वेश्चंस हैं खाली वही रखिए। उसके बाद फिर जिनको भी और कोई सवाल है तो वो आप चैट बॉक्स में कुछ सवाल है, चैट बॉक्स में कुछ सवाल है। अभिषेक भाई, अगर टाइम मिला वो तो कुछ संक्षेप में 2-3 प्रश्न रख ले। जी जी जी, बिल्कुल पूरा कीजिए। जी, अपना परिचय दीजिए, फिर सवाल पूछिए। कैलाशी जी, आप हैं तो आप प्रश्न पूछिए, और हरमीत जी, इन दोनों जन का हैंड रेज बहुत समय से है, अगर आप हैं, अदरवाइज फिर मैं हैंड ओवर। हेलो। हाँ जी, पूछिए जी, अपना परिचय दीजिए। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हेलो जी, मनीष बोल रहा था मैं। जी, कहाँ से हैं मनीष जी? जी, मैं महाराष्ट्र से हूँ, यवतमाल से। जी, पूछिए सर अपना सवाल। अभिषेक जी से मेरी बात होती है, बीच में भी कई बार उन्होंने मुझे काफी हेल्प की। मेरा एक्चुअली कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग का एक छोटा सा प्लांट है यहाँ पे। हम लोग लेमन एक्सट्रैक्ट और लेमन जूस। डायरेक्ट प्रश्न रखिए मनीष जी। जी जी, तो मेरा ये सवाल था कि जो अचार का उत्पादन करते हैं अभिषेक जी, उसमें प्रिजर्वेटिव क्या यूज करते हैं, और उसका वैलिडिटी कितना होता है, मतलब वो कितना समय तक चलता है, वो जानना था मुझे। जी, मेरा नींबू जैविक है, नींबू में सारे मसाले जैविक हैं, तो मैं प्रिजर्वेटिव क्यों काम नहीं? मेरे अचार में कोई प्रिजर्वेटिव जो है वो नहीं काम में आता है। 1 साल वैलिडिटी मेरा अचार जो है वो बड़े आसानी से चलता है, और यदि आप उसे फ्रीज में रख देते हैं तो उसका कलर भी चेंज नहीं होता है।
और यदि आप फ्रीज में नहीं रखेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर रखेंगे, तो वो धीरे धीरे रेडिश टोन से ब्लैकिश टोन की तरफ जाना शुरू होगा, लेकिन खराब नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपसे प्रश्न है, जीशान आजमी जी हैं जो कर्नाटका से हैं। जी बोलिए, आप जी बोलिए, प्रश्न रखिए, अपना परिचय दीजिए अपना। दे दे बेटा, इसको दे दे। अरे अरे ऐसे मत कर, दे दे। हेलो सुरेश जी, मेरे ख्याल से सभी के सवाल हो चुके हैं। चैट बॉक्स से जी मैं चैट बॉक्स से कुछ सवाल ले लेता हूँ सर। अभिषेक भैया, एक प्रश्न है कर्नाटका से जीशान आजमी जी का, जो पूछ रहे हैं प्रूनिंग मेथड, थोड़ा सा प्रूनिंग मेथड के बारे में बताइए, और ये किस महीने में करना ज्यादा अच्छा रहेगा? प्रूनिंग मेथड से मैं नहीं समझ पाया, यदि वो ऑनलाइन है तो अपना प्रश्न खुद रखते तो मैं समझ पाता। प्रूनिंग जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, हेलो हेलो बता पाए प्रति एकड़? मुझे नहीं सुन पाया, मैं प्रूनिंग मेथड वाले प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाया, और उसके बाद में कोई क्वेश्चन था उसको मैं सुन नहीं पाया। मैं पहले प्रूनिंग मेथड वाले की बात करूंगा। अगर जी आपको समझ दीजिए, आप अगर बोलना चाहें, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ था इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन मूव कर गया था। जी आप बताइए अभिषेक भैया। प्रूनिंग मेथड से सेंस ये कि हमें सूखी डालियों को जो वो काट लेना है, पौधे को नीचे से 2 से 2.5 फीट जो है वो बिल्कुल क्लियर रखना है, ताकि हमें खरपतवार निकालने के लिए इक्विपमेंट्स चलाने में, हार्वेस्टिंग करने में, इन सारी चीजों में आसानी रहे। उसके अलावा पौधे की यदि कैनोपी बिगड़ रही है तो उसे हमें सही शेप, सही गोलाई देते हुए प्रूनिंग कर लेनी चाहिए। प्रूनिंग का समय जो है वो सितंबर जो है वो वैसे तो सबसे अच्छा होता है, लेकिन यदि पौधे पर फल नहीं है तो हम किसी भी समय प्रूनिंग कर सकते हैं। अभिषेक जी, एक सवाल है धीरज गहलोत जी का नागपुर से। वो पूछ रहे हैं कि क्या आपके द्वारा जो निर्मित अचार है वो शुद्ध रूप से जैविक है? जी, मेरे द्वारा जो अचार बनाया गया है, ये नींबू जो है वो पूरा जैविक है। इसमें काम में आने वाले अधिकतम मसाले जैविक हैं। जैसे मेरे नींबू के अचार में मैं नमक के बजाय सेंधा नमक काम में लेता हूँ। नींबू के मीठे अचार में मैं चीनी के बजाय मिश्री काम में लेता हूँ। इसके अलावा सौंफ जो इस अचार में डलती है वो मैं अपने घर पर, अपने खेत पर पैदा करता हूँ। अजवाइन मैं अपने खेत पर पैदा करता हूँ। मेथी मैं अपने खेत पर पैदा करता हूँ। एक मैं गोंदे का अचार भी बनाता हूँ, उसके अंदर डलने वाली सरसों मैं अपने खेत पर पैदा करता हूँ। बाहर से मुझे खरीदने के लिए लाल मिर्च जो है वो बाहर से खरीदनी होती है, तो उसके लिए मैं नहीं कहता हूँ कि वो ऑर्गेनिक है, लेकिन उसमें भी ये होता है कि मैं साबुत लाल मिर्च खरीदता हूँ, उसमें से जो लाल मिर्च की जो ऊपर का बीट का जो आता है उसे तोड़वाते हैं। सारी काली जो मिर्ची होती है या खराब जो मिर्ची होती है उसे हम छांटते हैं, और उसके बाद में अपने घर की चक्की पे हम खुद मिर्ची पीसते हैं, और उसके बाद में उस मिर्ची को अचार में काम करते हैं। तो आप एक तरह से मेरे अचार को पूर्णतः 100% जैविक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप उसे 90% जैविक कह सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक, चीनी और लाल मिर्च, इनके अलावा लगभग मुझे कोई भी सामान जो है वो बाजार से नहीं खरीदता हूँ। ओके, धन्यवाद। बाकी सारे मसाले मेरे घर के होते हैं और जैविक। और जो बेस प्रोडक्ट है नींबू, सबसे बड़ी बात है वो प्योर ऑर्गेनिक होता है। बिल्कुल जी सुरेश जी। धन्यवाद अभिषेक भाई। दो सवाल आए हैं, थोड़ा आर्थिक विश्लेषण लोग जानना चाह रहे हैं प्रति एकड़ का, अगर कुछ आप टेंटेटिव बता पाए। जी, आर्थिक विश्लेषण जो लोग जानना चाह रहे हैं, नींबू के मामले में बहुत टिपिकल मामला है। नींबू के मामले में आर्थिक विश्लेषण या आपकी जेब में कितनी कमाई आई, ये डिपेंड करता है कि हमने प्रोडक्शन जो है वो कौन से सीजन में लिया है, हमारे नींबू की एवरेज रेट क्या रही है, और हमने कितना प्रोडक्शन जो है वो अच्छे माल का लिया। नींबू एक्चुअली 8 रुपए से लेकर के 100 रुपए किलो तक मंडी में बिकता है, तो आप इसका कोई एवरेज रेट नहीं निकाल सकते। आपने किस दौरान लिया है? यदि आपने 40 रुपए एवरेज रेट लिया है, 200 सपोज कीजिए आपने एक प्लांट से 100 किलो प्रोडक्शन लिया, लेकिन एक को एवरेज रेट 40 रुपए किलो मिला है और एक को एवरेज रेट 10 रुपए किलो मिला है बारिश के दौरान, तो प्रोडक्शन सेम होते हुए भी दोनों के इकोनॉमिकल वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी। तो डिपेंड करता है कि हमने प्रोडक्शन किस समय पर लिया है।
और कितना सही लिया है। जैसे बारिश में प्रोडक्शन लिया है तो उसमें से बहुत सारा नींबू कैंकर की वजह से बहुत ही कम रेट में बिकता है और बारिश में भाव भी नहीं रहता है। लेकिन फिर भी यो मान के चले हम, अगर 30 रुपए किलो भी नींबू के एवरेज रेट मान के चले और 100 किलो 80 से 100 किलो प्रोडक्शन मान के चले तो एक बात से 3000 रुपए कम से कम मिनिमम होते हैं। 1000 रुपए पर प्लांट का खर्चा निकाल दे, लेबर, खाद, दूसरी सारी चीजों का, तो भाई 2000 रुपए पर प्लांट में तो कहीं कोई मिलने की नहीं है यदि हम अच्छे से करते हैं तो। 1 एकड़ में 140 प्लांट आते हैं, आगे तो किसान साथी खुद निकाल ही सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद अभिषेक भैया। चलिए ठीक है सुरेश जी, अब समय काफी हो चला है और मैं बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं अगर किसी का सवाल है तो मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा कि वो हमारे बलराम संदेश की जो ईमेल आईडी है उस पर अपना सवाल ड्रॉप कर दें, तो टीम बलराम जो है आपको रिवर्ट बैक आंसर देगी और अभिषेक जी से पूछकर या जैसे भी संभव हो पाएगा। तो अब मैं अभिषेक जी ने बहुत अच्छे तरीके से किसानों को, हमारे पार्टिसिपेंट्स को समझाया, पूरी अच्छी तरीके से जानकारी दी, तो मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और अभी डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जो कि रायसेन छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी को धन्यवाद के लिए आमंत्रित करता हूँ। जी डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिव सर। आज मेरे ख्याल से काफी सारे लोग सेटिस्फाइड होंगे अभिषेक जी की पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, और खास तौर पे जैविक तरीके से कैसे आप अपने बगीचे को, नींबू को आप मेंटेन कर सकें। ये एक बहुत जरूरी टॉपिक लगा अपने समय विशेष से, क्योंकि आज अभी से ही काफी सारे क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मानसून के पहले या पुराने बगीचों में किस टाइम पे क्या करना है, ये एक बहुत बढ़िया जानकारी आपको एक प्रायोगिक किसान से देने का प्रयास जो है बलराम संदेश टीम ने किया, और हम काफी हद तक आशातीत हैं कि हम अपने प्रयासों में सफल रह सके। अभिषेक जी इसके अलावा भी काफी सारे अपने साथ में हम सभी के साथ जो है किसानों को सहयोग करते रहे हैं, और समेकित रूप से भी ये पहले जुड़े रहे हैं, जो हम सभी ने मिलके काफी सारे लोगों के साथ भारत भर में जैविक खेती को बढ़ाने का प्रयास किया था। तो इसी दिशा में बलराम संदेश की तरफ से ये एक किसानों के लिए एक प्रयास था जो जैविक खेती का विस्तार हो सके और फलदार पेड़ों में भी ये श्रृंखला जारी रह सके। आज के इस विशेष उद्बोधन के लिए और अपना समय, पारिवारिक समय से बचाते हुए आपने किसानों को समर्पित किया, इसके लिए बलराम संदेश और पूरा भारतीय किसान समाज जो है आपका विशेष आभारी। अभिषेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते। चर्चा की सार के लिए मैं जो है वो डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर, रीजनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर सागर में पोस्टेड हैं, आपको अनुरोध करता हूं कि आज की चर्चा का सार जो है वो आप कृपया सर उपयोग कीजिए। धन्यवाद शुभम जी। इतनी सहज एवं सरलता से जो है इस विषय को जो है अभिषेक जी ने रखा है, और क्योंकि अभिषेक जी को विगत जो है अपने से बलराम संदेश से भी और व्यक्तिगत रूप से भी विगत 3-4 सालों से हम आपस में जुड़े हुए हैं, और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में आते हैं जिनको नींबू का अचार खाने का भी जो है लाभ मिला है अभिषेक जी के माध्यम से। तो हम अभिषेक जी के नींबू के अचार के लिए भी आभार प्रकट करते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि अचार के साथ क्या हुआ, थोड़ा सा मिर्ची ज्यादा थी तो बच्चों ने उसको जो है उतना चाव नहीं लिया, तो हमने ही उसको पूरा साल भर में खत्म किया है। तो इस बात का तो मैं दावा करता हूं कि हाँ, साल भर में तो उसमें कहीं नहीं गया। हाँ, थोड़ा सा कलर में अंतर आता है जब हम फ्रिज में रखते हैं, तो इस बात को ही मैं मानता हूं, लेकिन स्वाद में और उसकी क्योंकि जो है बाकी कहीं कोई परिवर्तन नहीं आया। और हमने उसको पूरी तरह से जब तक खत्म नहीं किया, उसकी पन्नी को भी हमने जो है चम्मच से निकाल के और खाया है, इसके बाद ही हमने पॉलीथीन फेंकी है। तो इस तरीके से अचार है, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी रही है और हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं। दूसरी बात, जितनी हाँ, वो मीठा वाला अचार अब
मीठा वाला। जितनी सहजता एवं सरलता से इस गूढ़ विषय को जो है अभिषेक जी ने रखा, और उनके जो है वर्षों से, क्योंकि परंपरागत रूप से पैतृक जमाने से आप नींबू पे अपने प्रयोग करते रहे हैं, और अब उसको जैविक तरीके से उत्पादित करके और उसकी मार्केटिंग में आपने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है। मैं आपको बधाई देता हूं, और आगे भी उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी किसानों को आपका जो है मार्गदर्शन स्नेह मिलता रहेगा। साथ ही साथ उन लोगों को जिन्होंने आज जो है 100 से ज्यादा किसान जो है, जो कि 8 राज्यों से 9 राज्य कर्नाटक के भी किसान जुड़े थे, और ये पूरी कोशिश की गई। जो सबसे अच्छी बात रही कि मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले वेबिनार में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट जो है राजस्थान और हरियाणा के रहे। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा विषय था। मैंने बड़ी माइन्यूटली जो है वॉच करने की कोशिश की, तो एक अच्छा रहा, सब लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिला। और भविष्य में भी अभिषेक जी का संपर्क सूत्र रख के आप लोग अभिषेक जी के मार्गदर्शन में बेहतर तरीके से नींबू की खेती करें और अपनी बागवानी इन्हीं सब बातों के साथ मैं को विराम देता हूं। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि अभिषेक जी का स्नेह मार्गदर्शन जो है बलराम संदेश को और सभी किसानों को निरंतर मिलता रहेगा। जय बलराम, सादर धन्यवाद अभिषेक जी। धन्यवाद सर। जय बलराम, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।